बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ जुगन काज़िम और आज आपसे बात करना चाहूँगी ज़िंदगी जीने के उसूलों की। देखिए, हर इंसान के अपने कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसके मुताबिक हर इंसान अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो रूल्स जो हैं या वो जो बातें हैं वो सारी की सारी कहीं पे दर्ज हों, ये चीज़ें हमारे अपने जहन में होती हैं। अब ये ज़िंदगी के असूल आते कहाँ से हैं? जो हम बड़ों से सुनते हैं ऑब्वियसली, जैसे घर के बड़े। छोटी सी एक एग्जांपल है कि कोई अगर आपके घर खाना भेजे तो जिस प्लेट में वो खाना भेजते हैं उस प्लेट में ज़रूर कुछ डाल के आप वापस देते हैं, खाली प्लेट नहीं वापस भेजते। एटलीस्ट पुराने वक्तों में ऐसे मामलात होते थे। तो ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रूल्स के लोगों के साथ कैसे डील करना है, आपके घर में स्टाफ के साथ कैसे आपने चलना है, ये चीज़ें इनिशियली आप सीखते हैं अपने घरों से, अपने घर वालों से। फिर हम सीखते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, और तीसरा हम सीखते हैं लोगों की बातों से, जैसे कि कोई आपने सोशल मीडिया पे चीज़ पढ़ ली या अदरवाइज़। तो मेरे ख्याल से तीसरी कैटेगरी में हम आते हैं। कुछ फैमिली भी हैं हम आपके, और कुछ हद तक हम बात वो करते हैं जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी सेंसिबल होती है, कोशिश हमारी ये होती है। तो कुछ असूल जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहला, रीड योर सेल्फ नॉट पीपल, यानी कि अपने आप को, अपनी ज़ात पे तवज्जो दें। दुनिया जहान के इधर उधर के मामलात को देखने के बजाय कि फ़लाँ के घर में ये हो रहा है, फ़लाँ के साथ ये चीज़ हो रही है, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, उनकी रिएक्शंस देख देख के एक तो हम इंस्पायर भी होते हैं और दूसरा हम कंफ्यूज भी होते हैं। तो हमेशा बेहतर अमल ये होता है कि अपनी स्ट्रेंथ्स, यानी कि आपके अंदर कौन कौन सी कुव्वतें हैं, कौन सी ताकत है, अपनी कमज़ोरियाँ, अपने गोल्स, कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आपके लिमिट्स क्या हैं, ये सब समझ के अपनी ज़िंदगी के जो टिप्स हैं, अपनी जो ज़िंदगी के जीने के मामलात हैं, उनको आगे लेके चलें। रोज़ थोड़ा वक्त अपने आप के लिए निकालें और सोचें कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं बेहतर कर सकती हूँ, जिनको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो रीड योर सेल्फ नॉट पीपल, जिसको मुझे याद है कि मैं जब शुरू में काम करना शुरू किया मीडिया में, तो अक्सर मुझे कहते थे लोग कि अच्छा जी, इंटरव्यू के एंड में कि आप कोई पैगाम देना चाहेंगी, कोई आपका ज़िंदगी का मोटो। तो मैं हमेशा कहती थी लिव एंड लेट लिव, कि खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। फोकस करना है तो अपनी ज़ात पे करो, मुकाबला आपका अपनी ज़ात के साथ है कि कल से आज आप एक बेहतर इंसान हो। ये नहीं कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ के पास वो है, फ़लाँ के पास ये है। आप अपने ऊपर फोकस करें। फिर कारमा, यू गेट वॉट यू गिव। आप अगर लोगों के साथ सच्चाई से, प्यार से, मोहब्बत से उनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके अंदर से निकलती है। वो पॉजिटिव एनर्जी दुनिया में चली जाती है। फिर कहीं ना कहीं से आपको वापस वो सारी मिलती हैं चीज़ें जो आपने किसी को दी होती हैं। अब ज़रूरी नहीं होता कि मैंने अगर आयशा है मेरी दोस्त, मैंने आयशा को बहुत रिस्पेक्ट और प्यार दी और बड़ा रिगार्ड दिया और उसके साथ नेकी की, तो मेरी दोस्त आयशा ही मेरे साथ वापस नेकी करेगी। नहीं, दुनिया में, यूनिवर्स में कहीं ना कहीं से आपको गैब से मदद आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, या कोई और इंसान आपके लिए कोई आसानी पैदा कर देगा। सो अपनी एक्सपेक्टेशंस को और लोगों से उम्मीदों को कम करें, अपने रवैयों को पॉजिटिव करें। ये जो मैंने पिछली बात की उससे कनेक्टेड ही है। देखिए, मैं एक बात कहती हूँ जो लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं सुन के, कि हर बंदे ने अपनी ही कब्र में जाना है। तो यानी कि कब्र का अजाब और जो भी मामलात हैं वो सारे आपके अपने से ही रिलेटेड होंगे। तो अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है, और अगर सामने वाला आपके साथ अच्छे तरीके से नहीं भी पेश आ रहा तो वहाँ पे आपका ज़र्फ आ जाता है, आपकी वो पर्सनैलिटी आ जाती है, आपके अमाल आ जाते हैं कि आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। सो कोई अगर नेगेटिव भी है तो अपने अमाल, अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखें। इंशाल्लाह एज़ पर कारमा आप जो करेंगे उसका आपको ज़रूर सवाब या सिला या कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, डोंट पैनिक, ऑर्गेनाइज। हाय, मैं कितनी दफ़ा आपसे ये व्यूअर्स बात कर चुकी हूँ, स्केजुअल्स बनाया करें, लिस्ट बनाया करें, तरीके से अपने आप को लेके आगे चला करें। ऐसे ना किया करें कि हर रोज़ एक नया दिन और एक नई जंग समझ के आप निकलें अपने घरों से बाहर। बिल्कुल भी नहीं। हर रोज़ अगर आप टेंशन और एंग्जाइटी में जागेंगे और उस टेंशन और एंग्जाइटी में आप चीज़ों को करेंगे तो
पैनिक, कन्फ्यूजन और स्ट्रेस ही आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। लेकिन अगर आप प्लान बनाएंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपने कामों को करेंगे, चाहे वो घर में खाना, सफाई और कपड़े धोने का ही अमल है। भाई अगर आपने खाना बनाना शुरू किया, आपने अपने खाने की चीज़ें, सारी चीज़ें सेट की जो आपने बनानी है, आपने खाना मिक्स मुक्स करके भून के आपने उसको चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए। अच्छा, ये काम करने से बिल्कुल पहले भी आपने कपड़े धोने के लिए मशीन में डाले और आपने खाना बनाना शुरू कर दिया। जब तक आप खाने से फ्री होंगे आपकी मशीन फ्री हो चुकी होगी। कपड़ों को स्पिनर में डाला या ड्रायर में डाल दिया, या अगर स्पिनर वाला ही मामला है तो कपड़ों को निचोड़ के आपने जाके लटका दिया। अच्छा, उसी दौरान साथ में आपने अपनी डस्टिंग वगैरह, सफाई वगैरह करनी शुरू कर दी। ऑर्गेनाइज इंसान जो होता है ना, वो कभी भी पैनिक नहीं करता, वो कभी भी स्ट्रेस में नहीं आता। तो अपनी ज़िंदगी में स्केड्यूल्स और प्लानिंग और प्रायोरिटीज़ को सेट करना शुरू करें, आपके लिए वैसे ही ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगी। देन बढ़ते हैं, बी हम्बल, यू वॉन्ट स्टे फ्रेश फॉर एवर। देखिए, ह्यूमिलिटी यानी कि अपनी अचीवमेंट्स के साथ सब कुछ अचीव करने के बाद भी आप सिंपल और ग्राउंडेड रहें। आजिज़ी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंसान जब आजिज़ होता है तो उसको ज़िंदगी में फ़ायदे ही होते हैं, नुकसान नहीं होते। सो याद रखें कि अगर आज आप बहुत अमीर हैं और आप बड़े खूबसूरत हैं और आपकी हर चीज़ें टॉप पे जा रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी वो उसी तरह टॉप पे हों। सो अपने आप को आजिज़ रखना और याद रखना कि अगर अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है तो वो इज़्ज़त ली भी जा सकती है। इससे आप अपने आप को ही सिक्योर करते हैं। तो अपने अंदर अकड़ लेके आना, क्योंकि आपके पास बड़ी गाड़ी है या आपने बड़ा घर बना लिया है या आप दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती व्यूअर्स। लेकिन अगर आप आजिज़ होंगे तो अल्लाह आपके लिए हमेशा आसानियाँ ही पैदा करेंगे। देन 5वां पॉइंट, द पावर ऑफ स्टेपिंग अवे। कभी कभी, बल्कि अक्सर आजकल की दुनिया में, आजकल की अफरा तफरी में हम लोग बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जब हम इमोशनली और मेंटली ओवरवेल्म हो जाते हैं, यानी कि सब कुछ बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है, तो हम कभी कभी बड़े गलत स्टेप्स भी ज़िंदगी में उठा लेते हैं। ऐसे मौक़ों पे जब समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है, कुछ ना करें या थोड़ी देर के लिए स्टेप अवे करें। कुछ देर अपने आप को उस मामले से अलहदा करें। अगर मौके पे जैसे गुस्सा चढ़ा हुआ है तो फ़ौरन 5 से 10 मिनट की वॉक पे चले जाएं, थोड़ी मेडिटेशन कर लें, थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज कर लें। लेकिन अगर कोई ज़िंदगी में बड़ा स्टेप उठाना है और समझ नहीं आ रही कि क्या करें, तो जैसे कि अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू, डोंट डू एनीथिंग एट ऑल, कि जब नहीं समझ आ रही तो कुछ ना करो। आपको खुद ही इन टाइम समझ आ जाएगी, और शायद वो उस वक्त राइट टाइम नहीं है उस काम को करने का। शायद आपकी गट या आपकी अंदर की जो आवाज़ है वो आपको गाइड करिए कि अभी रुक जाओ। 2 और असूल हैं, उसके बाद हमने किचन की तरफ भी जाना है। छठा असूल है, प्राइवेसी इज़ पावर। जो लोग नहीं जानते वो बर्बाद नहीं कर सकते। यानी कि अपने मामलात को अपनी ज़ात तक रखें। भाई आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज़रूर करें, लेकिन उसका वावेला ना मचाएं, ढंढोरा मत पीटें। चुप करके आराम से अपनी चीज़ के ऊपर फोकस करें। जब वो चीज़ पहुंच जाती है इख्तिताम पे या उस जगह पे जहाँ पे अब आप उसको लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, अपना घर बना रहे हैं, बच्चियों की शादी है, राइट मौके पे चीज़ को बताना चाहिए। वक्त से पहले जब हम चीज़ें बताते हैं तो लोग भी कभी बीच में पड़ के मसले खड़े करने शुरू कर देते हैं। आजकल सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन का ईरा है, लोग अपनी पर्सनल लाइफ को ओवर शेयर करते हैं। फिर जब आप ओवर शेयर करते हैं तो लोग उस पर कॉमेंट भी करते हैं और उसके फिर नेगेटिव असरात भी होते हैं, और सच्ची बात है व्यूअर्स, नज़रें भी लग जाती हैं। नज़र तो बरहक है। सो कोशिश करें कि हर चीज़ को हर किसी के साथ नहीं शेयर करना, सिर्फ ट्रस्टवर्दी लोगों को इन्वॉल्व करें और अपना सर्कल लिमिटेड रखें उन लोगों का जिनसे आप अपनी प्राइवेट चीज़ें शेयर करते हैं। जिस चीज़ का उनको पता नहीं होगा वो उसको ख़राब कैसे करेंगे। फाइनली, द सपोर्ट, द कॉन्ग्रेचुलेशंस। लोगों की हमेशा सपोर्ट करें, और जब भी कोई आपके साथ अच्छा करे उसका शुक्रिया अदा करें। आपसे गलती हो तो माफ़ी मांगे, और अगर कोई इंसान कामयाब होता है या ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ अचीव करता है तो उसको मुबारकबाद ज़रूर दें। व्यूअर्स, थैंक यू, सॉरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं अंग्रेज़ी के। उर्दू में अगर बात करें तो किसी की सपोर्ट करना, किसी को रिकग्निशन देना, ये बड़ी अच्छी बातें होती हैं। और रिकग्निशन देने का तरीका क्या है? किसी की अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर लेना। लोग कहते हैं कि तो पुराने वक्तों की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होकर लोगों के साथ डील करना। लेकिन व्यूअर्स,
बेसिक तमीज़ है, किसी को आप मिले तो अस्सलाम वालेकुम कहें, उनका हालचाल पूछें, आपसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लें, अगर कोई काम उनको कहना है तो प्लीज़ से शुरू करें बात को, गलती हो जाए सॉरी कह दिया, उन्होंने कुछ आपके लिए कहा किया थैंक यू कर देना। कोई कामयाब होता है ज़िंदगी में तो डेली शुक्रिया और कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं लोगों को। छोटी छोटी चीज़ों में आप जब पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये 7 असूल हैं ज़िंदगी के, इनमें से कौन सा असूल शेफ़ फ़ख्रुन्निसा के दिल को जाके लगा है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हो प्यारी? इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, आप उधर ही खड़े होकर गौर से बात सुन रही थी। ऐसी मैंने कौन सी इंटरेस्टिंग बात कर दी? मैं ये देख रही थी कि मतलब इतना अच्छा आपने टॉपिक यूज़ किया और पूरी ज़िंदगी के सारे असूल आपने 7 के अंदर इसको समराइज़ कर दिया। खैर इसका क्रेडिट तो कंटेंट टीम को जाता है, अहमद हाशमी को और फातिमा को, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखें ये वो बातें हैं जो बड़ी बेसिक है, जो हमारे बड़े और हमारे बुज़ुर्ग हमें समझाते थे। अफरा तफरी का ज़माना है, आप भी माँ हैं मैं भी माँ हूँ, हम बिज़ी इतने होते हैं कि कहाँ मौका मिलता है कि बच्चों के साथ ऑन ग्राउंड वो चीज़ें सिखा सकें। हम ज़बानी तो बोलते रहते हैं बच्चों को, लेकिन जो बातें अभी मैंने कही हैं वो फिर करनी भी हैं। बच्चों को हम लेक्चर दे देते हैं कि ये करना है, लेकिन इनमें से कोई असूल हम खुद नहीं फॉलो करते, तो बच्चे क्यों करेंगे? वो तो स्पंज की तरह होते हैं, जो माँ बाप करते हैं इर्द गिर्द लोग के करते हैं। बच्चे गालियाँ कैसे सीखते हैं? क्योंकि कोई ना कोई घर में या स्कूल में या कहीं ना कहीं तो बच्चे तो हर चीज़ अब्सॉर्ब करते हैं। ऐसे ही है। नहीं, मेरा ख्याल है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में हम बच्चों को सिखाने का तो आज वाकई टाइम नहीं है। हर कोई अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी है, हम अपनी जगह पे बिजी हैं, बच्चे अपनी जगह पे बिजी हैं, लेकिन हम जो करेंगे वो बच्चे हमें देखकर सीखेंगे। और ये एथिक्स भी हैं जो हमें हमारे बड़ों ने सिखाए, अब हम यही चीज़ें अपने बच्चों तक कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं और आप, क्योंकि हम मदर्स हैं, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हमने अपने बच्चों की, अगर हमने पढ़ाई पर तवज्जो दी तो तरबियत पर भी उतना ही तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन इन सब उसूलों में से ना जो मुझे लगता है, आपको कौन सा पसंद आया वो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात लगती है ना वो ये है कि दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें। अगर फ़ख्रुन्निसा अपना घर बना लेती है, इंशाल्लाह शायद अपना होगा आपका, अल्लाह आपको और मज़ीद नवाजे, आप इतने घर बना लें कि आप किराए पे चढ़ाएं, आपको कभी आप काम ना करना पड़े। आमीन। मेरी ये दुआ है हर किसी के लिए कि हर बंदा खुद मुख्तार हो। लेकिन जब कोई हो खुद मुख्तार या इस लेवल पे हो कि वो अपना घर बना लें, अपनी कोई गाड़ी नहीं ख़रीद लें, कुछ नए बुंदे ख़रीद लें, तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट दें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको मुबारकबाद दें। जब आप दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं तो अल्लाह ताला भी आपको नवाजता है कि आप उनके बंदों के लिए खुश हुए। जी, आपको इनमें से कौन सा असूल समझ मुझे आज के दौर में ना लोग जीते हैं और ना जीने देते हैं। किसी की खुशी में हम खुश नहीं हो पा रहे होते क्योंकि उसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। जो अपने पास है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, लेकिन किसी के पास ये क्यों है तो उसकी तरफ तवज्जो है। मतलब किसी भी सूरत में फ़ख्रुन्निसा ने बड़ा ही प्यारा पीला जोड़ा पहना है। अब मुझे वट चढ़ जाए कि इसने क्यों, ये मेरे से ज़्यादा अच्छी क्यों लग रही है। ओ भाई, मैंने भी अच्छा पर्पल सूट पहना हुआ है, मैं भी अच्छी लग रही हूँ। फ़ख्रुन्निसा के अच्छे लगने से मैं कम अच्छी नहीं लगूंगी, बल्कि हम दोनों बहनें अच्छी लगेंगी, तो ये तो अच्छी बात है। आपको पता है एक ज़माने में ना, शुरू में जब ड्रामास वगैरह शूट होने शुरू हुए ना, तो हर एक्टर एक दूसरे की सपोर्ट करता था। हर एक्टर, और पीटीवी पे तो ये एक चीज़ होती थी कि हर बंदे को ये समझाया जाता था कि तुम अगर साइड पे सिर्फ एक ग्लास भी हाथ में पकड़ के खड़े हुए हो ना, और आपने एक लाइन भी नहीं बोलनी, सिर्फ आप किसी गेट टुगेदर में खड़े हुए, तो तब भी आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। अब क्या होता है, हर एक्टर को इस चीज़ की, वो जो कहते हैं ना, सॉरी बट मैं यही कहूँगी कि जैसे वो एक डेस्परेशन होती है कि बस मेरी परफॉर्मेंस ठीक हो जाए, अगला ना अच्छा परफॉर्म करे ताकि उस सीन में मैं सबसे अच्छी लगूं। लोग ये भूल जाते हैं कि अगर एक ड्रामे में एक बंदे ने अच्छा काम किया, बाकी सब ने बुरा किया, तो वो ड्रामा फ्लॉप है। हर बंदे की परफॉर्मेंस मैटर करती है। इवन अगर कोई खातून 2 एपिसोड के लिए किचन में काम करने वाली खातून का भी रोल अदा करिए, हर बंदा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह हमें भी याद रखना है कि हर इंसान इम्पॉर्टेंट है। साथ मिल के चलेंगे तो तब इस मुल्क में भी खुशहाली आएगी और हमारे घरों के अंदर भी। छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे प्यारी सी फ़ख्रुन्निसा के किचन में हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, और देखते हैं कि आज क्या अमेजिंग सी रेसिपी विद ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन मेरी बहन तैयार करेगी ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम आ गए फ़ख्रुन्निसा के किचन के अंदर। आज शेफ़ आप तैयार क्या कर रही हैं? आज हम तैयार कर रहे हैं चिकन बर्रा।
ये क्या होता है? एक मुगलई डिश है अच्छा अच्छा। जिसको अब हमने अपने तौर तरीक़ों से थोड़ा सा इसको चेंज कर दी। जो है ये मुगलई दौर की बनाई जाती थी, बड़ी इसको काजू और उसकी पेस्ट के साथ बनाई जाती है। अब हमने अपने इसको तरीक़ों के साथ थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर दिया, लेकिन बेसिकली ये वही डिश है। सो बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जगह क्रीम डाल देते हैं जी ताकि वो क्रीमी टेस्ट हाँ आ जी। जाए। लेकिन सच पूछें तो जब आप इसमें क्रश करके बादाम और काजू या सिर्फ बादाम भी अगर करें या सिर्फ अब जिस तरह काजू महंगे होते हैं तो यही पेस्ट आप बादाम से भी बना सकते हैं। फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन एटलीस्ट टेक्सचर सही आ जाएगा, क्योंकि क्रीम आपको वो टेक्सचर नहीं देगा जो आपको नट्स देंगे। और ग़िज़ाइयत कितनी बढ़ जाती है क्योंकि नट्स में भी प्रोटीन है। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ पहले आते हैं, या बल्कि आप अगर मैरिनेशन करते हैं तो मैं फ्राई करना शुरू मैरिनेशन हम कर देते मैंने हैं। करना क्या है एग्जैक्टली आप मुझे कुछ समझा रही थी। हाँ जी। ऑन एयर आने से पहले मैं चाहूँगी मैं ये कह रही थी कि इसको हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम इसको मैरिनेट करके तो इसको इंस्टेंटली इसको जस्ट फ्राई करेंगे पीसेस को, लेकिन जो इसकी बाकी की मैरिनेशन है उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसके अंदर कुक नहीं डायरेक्टली करेंगे, उसको हम अलग से उसको कुक और करके वो उसकी हमारी ग्रेवी बना इस लेंगे। देचकी के अंदर होगा, राइट? जी जी। सो वो हम फिर नीचे इधर अभी करेंगे। वो कोल स्मोक देना था तो उसके लिए मैंने इसको कोयले को भी बिल्कुल सही है, तो ये भी मेरे पास आ गया। इसके और अंदर- हमारा कोयला तो बेचारा हो गया तैयार। हाँ जी। इसको स्टीम हमने कहाँ पे देनी है? इसको इसके अंदर इसके अंदर ही देनी है, ठीक है, डन। तो पहले हम मैरिनेशन कर लेते हैं। अच्छा तो अगर आप मैरिनेशन डालना चाहें अच्छा, चलिए मुझे बताइए कितना डाल। इसमें ये सारा ही डाल दें, मैरिनेशन में सारा जाएगा, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम सेपरेट कर अच्छा लेंगे। मुझे समझ आ गई। तो हम इसको इसमें से पीसेस सिर्फ निकाल के फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे समझ और उसको कोल स्मोक दे के तो फिर हम उसकी ग्रेवी के साथ उसको करेंगे सर्व। बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हरी मिर्च है चॉप हुई हुई, और मैं साथ साथ इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ ताकि एक साथ नहीं, मैं दोनों कह रही हूँ कि काम। मैं मुझे मैरिनेशन करा देंगी ना तो मैं फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट्स भी हम शेयर कर लेंगे अपने। ये भी। अच्छा, तो ये हमारी अदरक लहसुन की पेस्ट आ गई, ये भी हमने इसके अंदर स्प्रेड कर दी, और इसके अंदर जो भी आपने नमक मिर्च टाइप डालना है। अच्छा, सारे मसाला जात इसके अंदर ही इसके चले अंदर ही चले जाएंगे क्योंकि फिर इसी को हम यूज़ करेंगे ना। और फिर इसकी ग्रेवी फिर होगी कोई? हाँ जी, जो इसमें दही बचेगा उसी को हम उसको कुक करके सेपरेट से उसके अंदर उसको थिक करके उसकी ग्रेवी बना लेंगे। बिल्कुल सही। तो हमने हल्दी भी डाल दी, हमने गरम मसाला डाला और ये लेमन जूस थोड़ा टेंगी फ्लेवर देने अच्छा, के लेमन लिए। जूस का फ़ायदा पता है क्या होता है व्यूअर्स, कि वो आपकी मैरिनेशन बड़ी अच्छी कर देता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर लोग जब बना रहे होते हैं टिक्के वगैरह तो लेमन ऊपर से तो डालते ही हैं लेकिन अंदर भी इसलिए डालते हैं वो मीट को टेंडर कर देता है। सिट्रिक एसिड है ना। हाँ जी, और ये थोड़ी सी मेथी। हमने कसूरी मेथी अच्छा, डाली, मेथी थोड़ी सी हम डन हो गया। अब मैंने इसको फ्राई करना है, राइट? और कोई सॉल्ट रहेगा। सॉल्ट रह गया ना। मैं कल तुसी कहता ना उर्दू में कहे तुसी लून, पंजाबी में कहता है तुसी लून नहीं पाया। बिल्कुल। अब आप मुझे इंग्रेडिएंट की लिस्ट बता दें। ठीक है, अब हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं सबसे पहले उसके लिए हमने जो चिकन का मीट लिया है वो 1.5 किलो है, फ्राइड प्याज है 2 कप, दही 2 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट है 2 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर भुना हुआ कुटा हुआ 2 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 3 खाने के चम्मच, कश्मीरी सुर्ख मिर्च 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच और कसूरी मेथी 2 चाय के चम्मच, और नमक जो है वो आप अपने हस्बे जायका ले लें। और बाद में इसमें क्रीम जो है 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया 1 गड्डी, प्याज 1 अदद और तेल जो है 4 से 5 खाने का चम्मच हम लेंगे। और ये देखिए अच्छे से हमने इसको अंदर मैरिनेट कर लिया। अच्छा, अब हमने इसको ऑयल में फ्राई हाँ करना जी, है। इसमें ऑयल डाल के हम इसके पीसेस को फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर देकर। कितना? बहुत है, बहुत है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम इसकी कोई ग्रेवी तैयार करेंगे जब एक दफ़ा इसके अंदर के पीसेस सारे फ्राई और सिंगल सिंगल पीस डालना है ना। जी, मुझे समझ आ गया आप क्या कह रही हैं कि हम इसको बेसिकली ब्राउन करना ब्राउन चाहते करके जैसे टिक्का की उसको फॉर्म में हैं। अच्छा, उसको ये जो हम- आपने पेस्ट इसमें डाली जी, वो ज़रा मुझे बताएंगे उसमें क्या क्या था? अदरक वो लहसुन आपने की कैसे? अच्छा, जो दही वाला था दही दही इसमें गाढ़ा सा लेकर उसके अंदर पहले प्याज को हमने फ्राई किया और उसके बाद जैसे हम कौरमे के लिए पेस्ट बनाते हैं, हाँ क्योंकि यहाँ पर हम मशीन का वो यूज़ मैं नहीं कर रही थी कि इस वजह से मैंने इसको पहले ही करके उसको दही में मिक्स कर लिया था। सही। प्याज फ्राई करके उसको क्रिस्पी करके और उसके बाद उसको दही के साथ उसको ब्लेंड करके अच्छे से उसके साथ उसको हमने मैरिनेट किया। बिल्कुल। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि चिकन ने अंदर भी उसके जाके कुक होना है, तो आप ये सिर्फ कलर के लिए कर रहे हैं, राइट? और अगर आप इसमें ज़रा लिक्विड उसका कम निकालेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि वो ब्राउन भी बेहतर तरीके से। आप जब घर पर बनाएं तो उसको मैरिनेशन के लिए आधा घंटा कम से कम उसको ज़रूर दीजिए। अच्छा, जिस ऑयल में हम इसको कुक कर रहे हैं क्या ये ऑयल भी यूज़ होगा फिर? इसी ऑयल को मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी ताकि इसके सारे जो फ्लेवर्स हैं वो इस ऑयल में आ चुके होंगे। मैं वही कहने उसको हम लगी थी ना। यूटिलाइज उस तरह करेंगे। तो ये हमने एक पूरा लेयर जो है
वो चिकन के पीसेस का डाल दिया और आप लेकिन आप ये देखें कितना ये स्पीड से बनने वाला चिकन है, और इंशाल्लाह आप इसको टेस्ट भी करिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत जल्दी से बनने वाला है, बहुत हाफ एन आवर टेस्टी। भी इसको मैरिनेट कर लें तो इट इज़ मोर देन इनफ, राइट जी। अच्छा, इसको निकाल के क्या मैंने इसके अंदर डालते जाना है? इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा। और उसके बाद जो है हम इसको एक अच्छे से फिर कोयले का दम दे देंगे ताकि इसमें अच्छे से कोयले का जो है फ्लेवर आ जाए। बिल्कुल सही। अब देखिए ना, जैसे जैसे मैं व्यूअर्स आपसे बात कर रही हूँ वैसे वैसे मैं अपनी तैयारियाँ भी करती जा रही हूँ। यही तो बात है जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ प्रोफेशनल शेफ़ एंड बीइंग अ रेगुलर शेफ़। यही तो बात, मतलब रेगुलर होम कुक या व्हाटएवर होता ही है कि मैंने कहा ये मैं उठा दूँ, कोयला इसमें रख दूँ क्योंकि आपकी तो प्लेट जल जाएगी प्लास्टिक की। लाइए, हाँ, मैं आपको कोयला जो है वो उठा के दे देती हूँ क्योंकि मैंने आपको पता है अपनी भी फनकारियाँ करनी होती हैं। तो ये मैं इसमें डाल के आपको इस तरह दे रही हूँ। ये ठीक, थैंक यू। देखो ना, आपने मुझे अपने पास जॉब पे रख लें, मैं आपकी ज़िंदगी आसान कर दूँगी ये सारे मामलात कर करके। एक दूसरे से हम सीखते ही हैं, सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। अच्छा, ये कहाँ से सीखा बनाना? ये नेट आप बड़ी यूनिक और मज़े की। मुझे बताओ कि अगर कोई इंसान अभी आपको देख रहा है और वो कह रहा है कि यार फ़खरुन्निसा को देखो, घर से स्टार्ट किया और देखो अब प्रॉपर वो टीवी पे भी जा रही है, तो अगर कोई इस लेवल पे पहुंचना चाहता है जहाँ पे जिस तरह आपने भी बड़े आराम से अपनी अचीवमेंट्स की, फैमिली भी साथ साथ देख रहे हो, तो मुझे बताओ कि कोई अगर इस तरफ आना चाहता है तो उसकी कोई गाइडेंस, कोई मशवरा देना चाहोगी? गाइडेंस की मेहनत से हम लोग बहुत ज़्यादा कतराते हैं, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जबकि ये मेरा ख्याल है कि शॉर्टकट नहीं, मेहनत करते रहें तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप पहुंच ही जाते हैं। लोगों का आज के लोगों का दिल करेगा बस जल्दी से हम कुछ करें और बस जो एक नॉलेज हो जाए और हम जी सब कुछ हमें मिल जाए। लोगों को ना ये होता है कि भाई फ़ौरन जो भी है फ़ौरन मिल जाए, और ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि जो चीज़ फ़ौरन मिलती है ना वो फिर उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। ये भी एक ज़िंदगी का असूल होना चाहिए कि अपनी स्पीड को थोड़ा बंदा बैलेंस में लेके चले। हम बहुत ज़्यादा स्पीडी हो जाते हैं ज़िंदगी के हर मामले के अंदर और ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी जीने के, जैसे कि मैंने कहा ना, ज़िंदगी जीने के असूल, कोई तो असूल होने चाहिए कि यार ये चीज़ें एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। बस हमने अपनी ज़िंदगी को बेलगाम कर दिया है बस। अग्रीड। अच्छा, अब ये कितना कुक होगा? बस इसको हमने थोड़ा तेज़ आग कर देते ताकि इसको अच्छे से कलर आ जाए और ये कुक तो जल्दी हो जाएगा। ये थाई मीट है, जल्दी कुक हो जाएगा। थाई मीट है, जल्दी कुक हो जाएगा। बट अभी इसमें ग्रेवी में मेरा मतलब ये था कि इसको फ्राई हमने किस कलर तक लेके आना है? बस इसको कलर बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक हमें, मैं वो उसके अंदर डालती जाऊँगी आपके लिए। ठीक है, डाला तो मैंने इंडिविजुअल पीस था व्यूअर्स, लेकिन निकालने के मामले में मैं ऐसे करके निकालूंगी और फिर हम इसके अंदर नेक्स्ट डालेंगे। देखें ना, अब इसके अंदर ग्रेवी ऑलरेडी आपको नज़र आ रही है बनती हुई, तो हमने उस ग्रेवी को वेस्ट नहीं करना, इसीलिए इसी के अंदर हम मज़ीद पीसेस और डालेंगे। अच्छा, ये किसी और मीट में भी बन सकता है या सिर्फ चिकन में? इसको आप मटन में बना सकते हैं, लैम में बना सकते हैं। अच्छा, बट अगर मटन और लैम में बनाना है तो उसमें डिफरेंट क्या करना है? उसमें ये है कि उसको आपको मटन को पहले आपको थोड़ा सा उसको यखनी सी क्रिएट करके, ताकि उसको इतनी यखनी बनानी है ताकि उसके अंदर ही वो कुक हो जाए, टेंडर भी हो जाए और जो है उसका जूसेस भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। जो बाकी की हमें यखनी बचेगी तो हम जब वो ग्रेवी बनाएंगे तो उसके अंदर हम उसको डाल के उसके फ्लेवर भी जो है उसके अंदर जो है लॉक कर लेंगे। और थाई के आपने पीसेस बेसिकली इसके लिए लिए हैं, राइट? जी। या इसके अंदर चिकन ब्रेस्ट? नहीं, इसमें सारा थाई मीट है। क्योंकि कुछ ना डिशेस ऐसी होती हैं जिनमें आप नहीं ले सकते बहुत ज़्यादा वाइट मीट, क्योंकि वो ड्राई बहुत हो जाता है। हाँ जी, ड्राई बहुत हो जाता है। इसके अंदर थोड़ा इसका टेक्सचर ज़रा सॉफ्ट होता है तो ये अच्छा लगता है। जैसे अब हांडिया वगैरह आप कोई हांडी बनाते हैं, मखनी हांडी है, कुछ इस तरह की जो डिशेस बनाते हैं उसमें मोस्टली ये थाई मीट ही यूज़ किया जाता है। अब इस बार ना मैं ज़रा इसको निचोड़ के डाल रही हूँ ताकि जो उसकी एटलीस्ट ग्रेवी है वो हमारी बच जाएगी। मैंने अपना सिस्टम बना लिया ना करने का, पहली दफ़ा आप मुझे, अब मैंने भी ये, वैसे आई वंडर कि हमारे व्यूअर्स क्या ट्राई करते हैं रेसिपीज़ जो हम आप लोगों के साथ व्यूअर्स शेयर करते हैं। आप लोग डिमांड तो बड़ी करते हैं कि जी नई नई चीज़ें बताया करें, नई नई चीज़ें बताया करें। हम नई नई चीज़ें बताते हैं, फिर आप अगर उसको ट्राई नहीं करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा फिर इतनी मेहनत करने का? इसका भी कोई रुगन सेगमेंट रखना चाहिए कि लोग फीडबैक हमें ट्राई करके हमें हमारे साथ शेयर करें, फीडबैक शेयर करें और हमें बताएं कि आपने कोई चीज़ अगर ट्राई की तो वो कैसी थी, उस पर आपका क्या। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक दफ़ा ऑनर ये बात शेयर की थी कि मैंने ना बड़े एक्साइटेड होकर ना वो देखा कि जो वो है क्या उसको बुलाते हैं हम, कड़ी,
कड़ी की रेसिपी। मुझे ना कड़ी बड़ी पसंद है, मैंने सोचा कि यार खुद बनाने की कोशिश करती हूँ। लो जी, मैंने कड़ी की रेसिपी जो है वो ऑनलाइन देख ली, मैंने उसको एग्जैक्ट फॉलो किया, जो जो लिखा हुआ, जो जो उसकी तकाज़े थे वो सारी चीज़ें मैंने पूरी की। इतनी बद जायका कड़ी मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई। यूट्यूब पे देखी थी और एक ज़रा वेल नोन टाइप पर्सनैलिटी जो इस तरह की कुकिंग वगैरह की वीडियोस बनाती हैं उनकी, और मैं इतनी हैरान हुई कि इतना बद जायका, क्योंकि रेसिपी भी मुझे थोड़ी ऑड लग रही थी, बट मैंने कहा यार इतने बड़े। तो बात ये कि सोशल मीडिया पे भी व्यूअर्स जो आप एग्जैक्ट रेसिपीज़ देखते हैं और चीज़ें देखते हैं, प्लीज़ डोंट प्रिज्यूम कि वो सारी की सारी सही होंगी, ऑथेंटिक हैं या वर्केबल हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैंने 7 उसूल आपके साथ शेयर किए, उनमें से कौन सा उसूल आपको लगता है जो सबसे मुश्किल है करना? मुश्किल उसूल मुझे आज के दौर में ऐसा लगता है जैसे सॉरी कहना, ये जो आजिज़ी नहीं है, आजिज़ी जो ख़त्म हो गई, और ईगोज़ बहुत ज़्यादा हमने अपने सरों पे सवार कर लिए हैं कि अपने से छोटे से सॉरी कर लेना या अपनी गलती मान लेना। ये सोचें कि मैंने तो ऐसी सिचुएशंस भी देखी हैं कि बड़े घर में एंटर हो रहे हैं, बच्चे वहाँ पे घूम फिर रहे हैं, अच्छा बच्चे सलाम कर रहे हैं तो आप सलाम का जवाब नहीं दे रहे, एक बात। और दूसरी चीज़ जो मुझे शॉक करती है कि इंतज़ार करना कि बच्चे सलाम करेंगे। भाई सलाम में आपने पहल करनी है, चाहे आप बड़े हैं या छोटे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब आप सलाम में बार बार पहल करेंगे तो तब आपके बच्चे जो हैं वो कल को जाके वही चीज़ करेंगे ना। जस्ट बिकॉज आप उनको ज़बरदस्ती इन्फोर्स कर रहे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो आपकी इस चीज़ को मान लेंगे। आपने अपने अमाल भी तो सीधे करने हैं ना। और बच्चे जो है बताने से ज़्यादा देख कर सीखते हैं ज़्यादा जल्दी। बिल्कुल, जब आप सलाम नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे खुद से आगे होकर सलाम करेगा, उसको लगेगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बट रोल मॉडल्स बनना है ना आपने अपनी फैमिलीज़ के लिए। और आजिज़ी की मैं इसलिए कहूँगी कि मुझे लगता है कि आजिज़ रहना इसलिए मुश्किल है, होता पता है क्या है, अल्लाह ताला हमें हज़ार नेमतों से नवाजते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी एक्सपेक्टेड भी नहीं होती, जैसे कि यंग एज में घर बन गया, या बड़ी बहुत बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी ले ली, या कोई ऐसी आपकी चीज़, आपको बहुत बड़ी जॉब की पोजीशन मिल गई। अब होता ये है कि इंसान के अंदर ना चाहते हुए भी हल्की हल्की फ़िरौनियत आनी शुरू हो जाती है। ट्रिक ये है कि हमने उसी चीज़ को कंट्रोल में लेके आना है, नहीं नफ्स को कंट्रोल में लेके आना है कि भाई नहीं, जस्ट बिकॉज मुझे ये मिला है। और व्यूअर्स, जो चीज़ आपको मिल रही है उसी के इवज़ चीज़ें दूसरों को भी मिल रही होती हैं, तो अपने आप को स्पेशल कंसिडर करना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं भूलना कि उसी मिट्टी में जाना है जिसमें सबने जाना है, इसलिए अपने आप को एक अच्छे और पॉजिटिव, हम एक्चुअली जीते ऐसे हैं कि हमने, अल्लाह माफ़ी दे, कि जैसे हमने कभी मरना ही नहीं है। हमें जीना ऐसे चाहिए कि जैसे अल्लाह ना करे कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, हमने इसको बेहतरीन और मोस्ट पॉजिटिव अंदाज में गुजारना है। ना तो फिर इंसान अपनी कोई नमाज़ छोड़ेगा, ना ही कोई इंसान अपने किसी पॉजिटिव अमल को इग्नोर करेगा, बल्कि लोग ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे। कभी ये ट्राई करके देखिएगा भी, उसको भी आप देखना फिर करना कि बस आप सुबह उठे और कहें कि बस ये मेरा लास्ट डे है इस दुनिया में, मैंने इसको किस तरीके से गुजारना है कि भरपूर अंदाज में जीना है। उस दिन हम इंसान के बच्चे बन के जीना शुरू कर देंगे, या फिर आप दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाएंगे कि आप किसी के भी काबू में आएंगे। सो इट डिपेंड्स, राइट। अगेन, हर बंदे का अपना ज़र्फ। और याद रखिएगा, जिस घर में आजिज़ी होती है उस घर में बच्चे भी आजिज़ होते हैं। जिस घर में आकड़ बात होती है, लोग जिस तरह कहते हैं वो फ़लाँ तो ख़ानदानी ही नहीं है, आए हाय वो तो हमारे लेवल के ही नहीं है, आए हाय उसकी कास्ट तो फ़लाँ है, ये चीज़ें ना सिर्फ आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करती हैं बल्कि आपके बच्चों, फ्यूचर जनरेशन के अंदर भी बर्बादियाँ फेरती है। सो इस नोट पे कोई जल्दी से टिप देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? हम ब्रेक की तरफ जाने वाले हैं। मैं यही टिप दूंगी कि प्लीज़ आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आएँ, दूसरों को देख के हसद करने की बजाय अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें। ये जो है हमारे जो है हेल्थ के लिए भी अच्छा है और जो हमारी ज़िंदगियों को भी मज़ीद बेहतर करेगा, मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए। बिल्कुल सही। यहाँ पे व्यूअर्स, हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद हम कुछ ऐसे मामलात डिस्कस करेंगे जो स्किन से और हमारी बॉडी से रिलेटेड है, जैसे कि सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को लग जाए तो लाइफ लॉन्ग की प्रॉब्लम होती है और लोगों को ट्रीट करना भी नहीं आता उसको सही तरीके से। तो आज हमारे साथ एक बहुत मुस्तनद डॉक्टर हैं, उनसे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। और उसके अलावा अपनी मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग को और किन उसूलों के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए, इस पे हम एक प्रोफेशनल माहिर नफ्सियात के साथ डिस्कशन करेंगे। तो ये अभी होने जा रहा है प्रोग्राम में, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं सोराइसिस की। ये सोराइसिस क्या बला है? एक्चुअली ये बला है। कुछ बीमारियां जेन्युइनली एक बला होती हैं जो आपको तकलीफ़ भी देती हैं, दिखने में भी डरावनी होती हैं और इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं सकता क्योंकि वो इतना तंग होता है। सो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं। नो डाउट आप एक रिनाउंड कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं, पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं, इंटरनेशनली आप ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, रिसर्चर हैं, आपने अनगिनत चीज़ें इन्वेंट की हुई हैं, डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। उसके साथ साथ उनकी बेटी ने भी इन्वेंशंस की हैं एंड देन उसके साथ साथ 22 पेपर्स इनके ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं इन वेरियस मेडिकल जर्नल्स और उन्होंने अपने पेपर्स प्रेजेंट भी किए हैं और आई थिंक 55 प्लस इनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पे दिए हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके मेरे बहुत ही प्यारे इंसान दोस्त, क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ इनकी नेकियों की। कोई बर्न विक्टिम हो, उसका कोई मसला हो, अफोर्डिंग नहीं है, इस बहुत ही प्यारे इंसान ने फ्री में उनका इलाज कर देना, उनका मामला ज़रा बेहतर कर देना। इसी तरह मेरे सामने एक दफ़ा मैं इनके पास मीटिंग के लिए गई हुई थी, कुछ डिस्कशन करने के लिए शो से रिलेटेड, तो वहाँ पे एक खातून आई जो ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं करती थी नाक की सर्जरी। उस खातून को क्योंकि उसको तकलीफ़ बहुत थी और विजुअली भी प्रॉब्लमेटिक थी, तो इन्होंने उनका भी जो है वो मामला वैसे ही कर दिया। सो द पॉइंट इज़, जब इतने प्यारे प्यारे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो हम उनको प्रोग्राम पे भी फिर ज़रूर बुलाते हैं। डॉक्टर अफजाल बाजवा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है आप मुझे मना करते हैं कि आपकी नेकियां ना मैं पब्लिसाइज़ किया करूं, लेकिन देखें ये तो हम सबको कहा गया है कि किसी अच्छे इंसान का कोई अमल उसको करते हुए देखो तो उसको फॉलो ज़रूर करने की कोशिश करो, और फॉलो नहीं कर सकते तो उसका तस्करा ज़रूर करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तारीफ मुंह पे या पीठ पीछे, ये आपका बड़ापन है कि आप समझती हैं कि मैं इस काबिल हूँ। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, सोराइसिस होता क्या है? बड़ी दफ़ा सुना है कि जी फ़लाँ को सिर पे सोराइसिस है, फ़लाँ के जिस्म के ऊपर सोराइसिस है, चेहरे पे भी हो, ये है क्या? एक्चुअली सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो ये बीमारी है और ये एक बीमारी है। ठीक है। और व्यूअर्स के लिए ये सिर्फ स्किन की बीमारी नहीं है। ऑटोइम्यून वो होती है जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है जिसने हमें प्रोटेक्ट करना है, उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, कुछ हमारे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमें इन्फेक्शन से या बाहर वाली चीज़ें जो हमारे अंदर बॉडी में इन्वेड करती हैं उनसे बचाती हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ अगर हमारे किसी जिस्म के हिस्से के ख़िलाफ़ हो जाएं या उसको बम्बार्ड करना शुरू कर दें या उसको डैमेज करना शुरू कर दें तो उससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। उनमें से सोराइसिस भी एक है। जैसे कि व्यूअर्स एलोपेशिया भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें वो जो आपको बॉल्ड एरियाज़ पड़ने। अच्छा, उसी के साथ साथ अगर आप ऑटो इम्यून की बात करें तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको बेसिकली आप सोचें कि जिस पिस्तौल से आपने किसी का अपने जिस्म का तहफ़्फ़ुज़ करना था वही पिस्तौल आप अपने ऊपर मोड़ के आपका जिस्म आपको अटैक करना। बिल्कुल, आपने अप्रोप्रिएट एग्जांपल दी। ओके, अब इसमें वजह सिर्फ स्किन इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, मैं भी आऊँगी कौन कौन से किस्म की, मुझे वजह बताएं। उसमें वजह की अगर हम बात करें तो उसमें एक नहीं बेशुमार वजूहात हैं। जैसे सबसे पहले ये बात हुई कि वो जो एंटीबॉडीज़ या जो डिफेंस वाले सेल्स थे उनमें ख़राबी कैसे हुई। अब इसी को अगर कोरिलेट करें तो हमारी एंटीबॉडीज़ जो कि किसी और काम के लिए पैदा हुई थी, जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी ख़ास इन्फेक्शन हुई और बॉडी ने एक्चुअली एंटीबॉडीज़ उनके लिए बनाई। अब उन बैक्टीरिया की प्रोटीन और हमारी बॉडी की प्रोटीन के अंदर मुमासलत थी। अब एंटीबॉडी की आंखें नहीं हैं, अब वो उनको मारने के लिए बनी थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली चूँकि वो बैक्टीरिया तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उस बैक्टीरिया के और हमारे अंदर शेयर्ड थी। अब भैया अब वो क्रॉस रिएक्शन हो गया। अब वो क्रॉस रिएक्शन हो गया। मसला ये है कि जब तक मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि हम व्यूअर्स को पहले बीमारी की साइंस समझा दें। एग्जैक्टली। क्योंकि जब आपको वो जो कहते हैं ना पंजाबी में साइंस, जब आपको साइंस समझ आ जाती है ना, फिर उसका इलाज भी आप बेहतर अंदाज में करने। कोविड में क्या हुआ, वैक्सीन्स भी लगी, उसके अलावा कोविड भी लोगों को हुआ, बहुत से लोगों की। अब आप नोटिस कर रहे होंगे व्यूअर्स के हर दूसरा बंदा जो है ऑटो इम्यून की कोई बीमारी लेके बैठा हुआ, लोग कहते हैं ये क्या नई एक प्रॉब्लम है। पहले कहीं मुश्किल में जिंदगी में कोई दो लोग आपको मिलते थे जिनको ऑटो इम्यून डिजीज। एग्जैक्टली, मेरे हस्बैंड की ऑटो इम्यून डिजीज निकल आई। हाँ, जोड़ों की जो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस वही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। फैसल का निकल आया। एग्जैक्टली, क्योंकि कोविड के बाद उनका ये उठाया, मेरी बेटी का एलोपेशिया निकल आया। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, ये हो रहा है
जी। और ये होता है। अब परेशान कितना को होना है उसकी हमें समझ तब आएगी जब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किस किस जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक आखिरी चीज़, क्या ये बीमारी, अगर मुझे सोराइसिस है और मेरे भाई डॉक्टर अफजाल बाजवा मुझे हाथ लगाते हैं उस जगह पे जहाँ पे मुझे ये हुआ है जी, अव्वल तो हाथ नहीं लगाया जाता, अब तकलीफ होती है, बट चलो अगर वो हुआ वहाँ पे जख्म बना हुआ है, आप मुझे हाथ लगाते हैं, क्या आपको लग जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरे पास बैठने से? बिल्कुल भी नहीं। इवन लाइक टॉवल शेयर करने से, इवन लाइक हस्बैंड वाइफ हैं सपोज, टॉवल शेयरिंग हो जाती है, या इवन बेड शेयरिंग से, तो उससे कम्युनिकेबल नहीं है। ना ही ब्रीदिंग से उसका कोई ताल्लुक है, ना ही टच से ताल्लुक है, तो ये बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। तो सबसे पहले प्लैक सोराइसिस, ये क्या है? प्लाक्स में एक समझ लें, जो प्लैक होता क्या है? वो तो दांतों में होता है। प्लाक नहीं, वो प्लाक बेसिकली जो लगा होता है वो और चीज़ है। यहाँ प्लाक एक समझ लें कि एक सर्कल या एक जो एक समझ लें जिस तरह कॉइन होता है, इस तरह की अगर एक चीज़ हमारी स्किन के ऊपर आती है, ये पैटर्न होते हैं डिफरेंट। प्लाक है, गटेट है, इस तरह की बेसिकली, या उसके अंदर अगर कोई रेशे वाले दाने बन जाते हैं तो उसको पस्ट्यूलर कह देते हैं। तो ये बेसिकली प्लाक हम उसको कहेंगे जब एक कॉइन की तरह का एक रेगुलर वाला वो पार्ट बना हुआ है, जिस तरह एक मतलब समझ लें सर्कल है, तो उसमें इस बीमारी की एक अपीयरेंस आ रही है। इसके पैटर्न है ना डिफरेंट, जिस तरह एम्ब्रॉयडरी वाले पैटर्न होते हैं डिफरेंट, तो इसी तरह अगर स्किन के ऊपर दायरे बन जाएं, दायरे का मतलब ये है कि पूरा पैच एक बना हुआ है, तो उसको हम प्लाक कह देते हैं। अच्छा, अब दायरा जो है वो रिंगवर्म में भी बनता है? नहीं, उसमें रिंगवर्म में इर्द गिर्द पे जो दरमियान वाला हिस्सा है, वो जो बिलियां जब आप जानवर घर में रखते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन एक खास किस्म की, उनको एक फंगल इन्फेक्शन होती है, आप जब हाथ लगाते हैं तो वो गोल गोल से ना रिंगवर्म्स बन जाते हैं। अब उसमें सेंटर से क्लियरेंस हो जाती है और बॉर्डर पे होता है वो दायरा होता है, दायरा जैसा ऐसे। अब इसमें चूंकि सारे का सारा पैच एक जैसा है। अच्छा, गोला बना हुआ है या एक, ठीक है, मतलब गोला तो खैर हम उस तरह कहेंगे ना जब गेंद की तरह हो, लेकिन आप ये समझिए कि पूरा दायरा है और उसके अंदर भी डिजीज है, ठीक है, और मतलब किनारे पे भी है, और किनारे से आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैलती जा रही है। अच्छा, फैलती जाती है। और ये इसमें मोस्टली हेयरी स्किन इन्वॉल्व होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं, हेयर के अलावा भी बाकी जगह पे इन्वॉल्व हो सकती है। अब हेयरी में ये होता है कि ज़्यादातर इग्नोर हो जाती है कि बालों के अंदर है, छुपी होती है। चलिए फिर सर से शुरू करते हैं, स्कैल्प सोराइसिस की तरफ आ जाते हैं। स्कैल्प यानी कि सर की जो खाल है आपकी, व्यूअर्स, ये जो वाइट एरिया आपके, ये आपकी, और प्लीज याद रखें व्यूअर्स, हम लोग हमेशा कहते हैं सर पे बाल होते हैं, सर पे पहले स्किन होती है, उस स्किन के अंदर बाल होते हैं। वेरी वेरी ट्रू। तो जिस तरह आप इधर की स्किन का ख्याल रखते हैं, इधर की स्किन का भी रखना है ख्याल, क्योंकि ये आपके सिर से ही अटैच्ड है जिस्म से। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अभी परसों की बात है, मैं मॉर्निंग राउंड कर रहा था, तो यहाँ एक पैच था बर्न का, और उसके ऊपर स्किन ग्राफ्ट करना था, और बाकी बॉडी को वो चाह रहे थे पेशेंट के जी हम अफेक्ट ना करें, या जहाँ से हम स्किन ग्राफ्ट लें तो पता ना चले। तो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि कोई ऐसी जगह है जहाँ से हम स्किन ले सकें और इस पर लगा दें और वो मैच भी बहुत अच्छी कर जाए और पता भी ना चले। तो उसने कहा कि बड़ा उसने सोचा कि हम इधर से एक्जिला से ले लें, फलानी जगह से। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अगर हम सर से ले लें। उसने कहा सर पे तो बाल होंगे। तो मैंने कहा जब ऊपर से हम स्किन ग्राफ्ट लेंगे तो बालों की जड़ें तो उधर रह जाएंगी ना, वो तो प्रॉब्लम नहीं करेगी। और उस चूँकि सिर्फ बताने की वजह ये थी कि उन्होंने सिर्फ स्किन को सोचा ही नहीं है, सिर्फ बालों को सोचा। अब ये चूँकि नीचे स्किन है और ये बिल्कुल वैसी ही स्किन है कि जो बाकी बॉडी की है, सिर्फ फ़र्क यह है कि ये थोड़ी सी मोटी है, हार्ड स्किन है, और इसकी लेयर्स थोड़ी सी ज़रा और तरह की अरेंजमेंट में होती हैं, और इसके अंदर बालों की, बाकी स्किन पे भी बाल तो हैं, लेकिन यहाँ पे बाल क्लस्टरिंग में है, एग्रीगेशन में है, ज़्यादा बाल जो हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, थोड़ी जगह पे ज़्यादा बाल है। अदरवाइज दिस इज सेम स्किन। स्कैल्प सोराइसिस जो सर के ऊपर होता है, उससे बचा कैसे जा सकता है और उसका इलाज क्या है या नहीं है? जी बिल्कुल। इलाज से मुराद ये कि भैया फिर मुक जाए। जी, उसमें मैं बताता हूँ। अभी जब सोराइसिस हो जाती है तो फिर प्रिवेंशन नहीं है, यानी कि वो सारी ज़िंदगी है, वो साथ चलनी है। अब उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब उसमें कंट्रोल का क्या तरीका है? कंट्रोल में दो चीज़ें हैं कि क्या, जिस तरह मैंने बताया कि बीमारी एक हो गई, अब वो आहिस्ता आहिस्ता करीब करती है और फैलती जाती है, या किसी और जगह पे नया पैच बन जाता है। ठीक है। अब ये तो हो गया कि पिछला पैच बढ़ रहा है और अगले वाला जो है वो कहीं नया पैदा हो रहा है। क्या हम इसको रोक सकते हैं? तो अगर हम रोक नहीं सकते तो कम से कम, लेकिन अगर सर पे है और सर के डिफरेंट पैचेस पे जा रहा है तो क्या वो जिस्म पे नहीं स्प्रेड हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, वो नया भी आ सकता है। अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो वो उस जगह पे लिमिट हो जाता है। एग्जैक्टली। अब उसमें तरीका क्या है? उसमें तरीकाकार ये है कि अगर फ़र्ज़ करें हम हेल्दी हैं और अल्लाह का शुक्र है हमें सोराइसिस नहीं है,
अब मैंने जिस तरह कहा कि वायरस इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और इस तरह की होंगी जो हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं या इसकी तरफ हमें एक चांसेस बढ़ा सकती हैं कि ये प्रॉब्लम हो जाए। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए वही जो टिपिकल आप एडवोकेट करती हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल लेना चाहिए। हमें वायरस, बैक्टीरियाज, इस तरह की इन्फेक्शंस अगर हम कम से कम हों, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो वो टाइम से पहले ही उनको लुक आफ्टर रखेंगे, तो हम इस बीमारी की तरफ हेड ही नहीं करेंगे, इस बीमारी की तरफ जाएंगे ही नहीं। सो बेसिकली अपनी बॉडी को इतना सेफ और इतना प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करनी है कि आप देखिए व्यूअर्स, बाहर के मुल्क में तो अगर कोई इंसान इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है तो वो एक्चुअली कहता है, और वो अपने मास्क, हाथों पे ग्लव्स पहनना, इन चीज़ों का, देखिए व्यूअर्स, नो डाउट ये चीज़ें दिखने में ज़रा अजीब सी लगती हैं, कुछ लोगों को मायूब भी लगती हैं, लेकिन मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, बीमारी से बचना 100 गुना बेहतर है कि एक दफ़ा वो सिस्टम में आ जाए आपके, और एक दफ़ा सोराइसिस जाग गया आपके सिस्टम में तो फिर वो जाता नहीं है, फिर वो कंट्रोल ही होता है। इसका इलाज फिजिकली कैसे होता है? जी, फिजिकली उसमें यह है कि जो कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो हम पेशेंट को थेरेपी की सूरत में खाने के लिए देते हैं। अच्छा। और कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो कि हम ऊपर टॉपिकली लगाने के लिए देते हैं। अब उसमें सबसे पहले तो ये पेशेंट को ये पता होना और ये फर्म एक चीज़ होनी, देखें अगर हम कह देते हैं ना कि इसने ठीक नहीं होना, तो सोराइसिस के साथ हमेशा डिप्रेशन एंड स्ट्रेस होता है। एक ऐसी बीमारी होगी जो बंदा कहता है अच्छा इलाज ही नहीं होना। दूसरा ये है कि बंदा कहे कि ये इलाज करने की बजाय हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो पेशेंट को होप तो मिलती है ना। हाँ। तो हमारे व्यूअर को ये पता होना चाहिए कि भाई हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर ठीक नहीं कर सकते तो बिल्कुल सही। उस तरह अगर साल में देखें 2-3 दफ़े तो फ्लू की या गला ख़राब की या पेट ख़राब की कोई ना कोई मेडिसिन तो हम लेते हैं, और अगर इसके लिए कोई थोड़ी सी मेडिसिन हम रेगुलर में या उस तरह से ऐड कर लें तो हम ठीक है। भी तो लेते ही हैं, मल्टीविटामिन भी तो लेते ही हैं। अब उस तरह से तकलीफ होती है तो 1 सेकंड में जो है पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन की गोलियां हम लोग फक लेते हैं। Very true. तो क्या बेहतर नहीं है कि आप ऐसी मेडिकेशन लें जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है? right. अच्छा, कितने मजे की बात है डॉक्टर साहब कि जो दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको लेते हुए हमें मसला होता है, और जो लेकिन जो खुद अपने अंदर डालते चले जाते हैं दवाइयाँ, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अम्मा भी मोस्टली ऐसे ही करती हैं, मेरे पूछे बगैर 2-4 तो ले लेती हैं। अब मैं जब गले के लिए बताता हूँ तो कहती हैं अच्छा नहीं ये तो मैं पहले ट्राई की थी, ये होर 10, तो फिर मतलब दिस इज वेरी कॉमन बट नॉट ओके, नॉट ओके, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बिकॉज देखिए जिसका जो काम है उसको अपना काम आता है। मैं यहाँ पे जस्ट बिकॉज मैं शोज होस्ट करती हूँ, डॉक्टर बन के लोगों को मशवरे देने शुरू कर दूँ, गलत बात है। जो जिसका काम है उसको वो काम अपने बेहतरीन अंदाज में अदा करने देना चाहिए, करने भी तो देना चाहिए ना। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तो फरमाते हैं ना कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं, तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है हमारा। अच्छा, स्कैल्प हो गया, नेक्स्ट कौन से स्कैल्प पे हम अभी बात कर लें थोड़ी सी और कि एक तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि स्कैल्प पे अगर सोराइसिस है, गंजे हो जाते हैं इसकी वजह से? नहीं, गंजे नहीं होते, बाल गिरते ज़रूर हैं लेकिन गंजे नहीं होते। और सर पे सोराइसिस दिखने में कैसा होता है? अच्छा, उसमें ये होता है कि सर पे सोराइसिस यूजुअली इस तरह से नज़र नहीं आती, जब वो किनारों पे आती है, मतलब हाफ स्किन हाफ बाल, इस तरह से ये कॉर्नर जो बनते हैं हमारे, इस पे जब नज़र आती है तो वो पैच या रेडनेस या इस तरह से आता है। उससे पहले पेशेंट्स को उस एरियाज़ के ऊपर एक ख़ास किस्म की डेंड्रफ बननी शुरू हो जाती है। ये जो पैच होता है इसकी ख़ास क्वालिटीज़ है ना, पहले थोड़ा थोड़ा रेड होता है और फिर उसके ऊपर वाइट से स्केल्स बनना शुरू होता है। अब ये स्केल चूँकि अंदर पेशेंट के बालों में होता है तो उस तरह उसको नज़र नहीं आ रहा होता, और जब वो डैंड्रफ बन रही होती है अनयूजुअल, तो फिर हमें देखना चाहिए बालों के अंदर खोल के भी कि क्या का क्या करें। देखिए ना, वो तो एक ऐसा जगह है जो बहुत छेड़ी जाती है। वेरी ट्रू। आप शैम्पू करते हैं, वेरी राइट, बालों की ट्रीटमेंट्स भी लोग करते हैं, कुछ ख्वातीन और मर्द बाल डाई भी करते हैं, ब्रशिंग तो वेरी राइट। अच्छा, इसमें जो शैम्पूइंग और इसकी जो हेयर केयर है वो तो बल्कि हमें, मैं समझता हूँ, रूटीन में ही ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि नीचे जो स्किन है वो हिडन है और उसको हमें लुक आफ्टर करना है। और नॉर्मली जब हम शैम्पू करते हैं तो उस वक्त भी ज़हन में सिर्फ बाल ही होता है, हम स्किन को भूल जाते हैं। अच्छा, सोराइसिस का कोई टेस्ट होता है? जी, उसके लिए हम उसकी कुछ स्क्रैपिंग लेके तो वो स्क्रैपिंग को टेस्ट करते हैं, और वो सिर्फ इसका टेस्ट नहीं होता, वो रूल आउट करने के लिए होता है कि क्या कोई फंगल इन्फेक्शन या कोई ऐसी तो नहीं है जिससे हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देख लें कि क्या ये मिमिक तो नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी और डिजीज़ हैं जिनकी लीजन जो होती हैं, जो बीमारी जो नज़र आने वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल क्लोजर टू होता है सोराइसिस के। और फिर वो 2 फेजेस, जैसे जब नया शुरू हुआ
तो बिल्कुल पूरा उस तरह से दायरे नहीं बने होते जिस तरह एक पूरी बीमारी एडवांस होने की वजह से बनते हैं। उस वक्त थोड़ा सा डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हम टेस्ट ले लेते हैं। सही। फिर दूसरा ये होता है कि कई दफ़े पेशेंट ने चूँकि खुद भी वो जो रेमेडीज़ लगाई होती हैं, कुछ क्रीम स्टेरॉइड्स लगाए होते हैं, तो वो उसकी वजह से कुछ बीमारी अधमुई सी हुई होती है। उस वक्त भी कुछ केसेस में डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम इसकी स्क्रैपिंग्स करते हैं। और फिर वो कुछ ब्लड के जिस्म के टेस्ट किसी हैं। भी एरिया में बाय द वे व्यूअर्स स्क्रैपिंग होती है, तो ये टेस्ट जो है ये हर एरिया में जहाँ से कहीं से भी हो सकता है। अच्छा भैया, यहाँ ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे कि स्कैल्प की बात कर ली और जनरली हमने प्लाक सोराइसिस की बात कर ली, लेकिन और भी एरियाज हैं। कुछ लोगों की पूरी कमर भर जाती है, कुछ लोगों के हाथों पैरों पे हो जाता है। तो ये डिफरेंट कौन से किस्म के सोराइसिस हैं, मजीद गाइडेंस लेंगे डॉक्टर अफजाल बाजवा से ब्रेक के बाद। Back viewers, Dr. Afzal Bajwa, consultant plastic surgeon, researcher, inventor, ब्रिलियंट पर्सन हमारे साथ हैं। सोराइसिस पे हमें गाइडेंस दे रहे हैं। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है व्यूअर्स, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, और ये दिखने में भी थोड़ी सी डरावनी और बर्दाश्त करने में भी डरावनी। सो बात ये है कि ना हो तो बेहतरीन है, हो गई तो फिर उसको सारी ज़िंदगी मैनेज करना है, और उसको मैनेज करने का तरीका मुस्तनद डॉक्टर से ज़रूर आपको जाके, क्योंकि देखिए हम अभी बात तो कर रहे हैं व्यूअर्स, बात कर रहे हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। इलाज आपने घर बैठ के खुद नहीं करना, आपने डॉक्टर पे जाना है और डॉक्टर आपको गाइड करेगा। देखिए इट्स द डिफरेंस बिटवीन तकलीफ़ में होना, स्ट्रेस में होना, एंग्जाइटी में होना, और डॉक्टर के पास जाके एक रूटीन को फॉलो करके अपने मामले को सेटल कर लेना। मर्जी आपकी अपनी है, घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं, पानी नहीं ज़बरदस्ती पिला सकते। तो डॉक्टर साहब, हमने बात कर ली स्कैल्प की, अब मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि मैंने मुंह पे और गर्दन पे सोराइसिस नहीं देखा होती है, बिल्कुल ऐसी है। तो अगर हम फिर लोअर एरिया पे आ जाएं, लाइक इस साइड पे, शोल्डर्स के ऊपर, अच्छा हाथों पे पाँव पे बड़ी देखा है मैंने लोगों के, इसी से तो अक्सर लोगों का पता चलता है, उसी से पता चलता जिनके है। जिस्म पे होता है उतना नहीं पता चलता, जिसके हाथों और पैरों पे सोराइसिस होता है, विजिबल एरियाज में फिर होती है ना, बड़ा स्ट्रेस होता है और वो फिर एम्बैरेसिंग होता है, लोग जाते ही नहीं है। एम्बैरेसिंग भी, और वो जिस तरह बता रहे हैं हैंडशेक और इस तरह की। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले तो ये बीमारी जानलेवा नहीं है, ताकि हमारे स्ट्रेसेस थोड़े से जितना हम उसको कर रहे हैं वो तो नीचे आए ना। सोराइसिस जानलेवा नहीं है और इसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली जानलेवा नहीं है, लेकिन आप अनट्रीटेड छोड़ते जाते हैं सोराइसिस को। मैं मानने के लिए नहीं तैयार कि आपके गुर्दे, आपके जिगर, कोई एरिया नहीं मुतासिर होता। जी, वो उस बीमारी की वजह से नहीं होंगे, वो उस दवाइयों की वजह से होंगे जो मुख्तलिफ ये इस्तेमाल कर रहे होंगे विदाउट एनी प्रिकॉशंस और विदाउट एनी नॉलेज। अब उसमें चूँकि जो इस तरह की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं, उसमें मेडिकली भी और बाकी जो लोग भी हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। अब ज़ाहिर है कुछ जगहों पे कंपल्शन भी है, मजबूरी भी है। अब स्टेरॉइड के यूज़ से बहुत सारी चीज़ें जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड, गुर्दे, जिगर मुतासिर, पहले तो स्टमक खराब, दिल मुतासिर, पट्ठे, साइकोसिस, बालों का गिरना, वेरी वेरी ट्रू, ये बिल्कुल ऐसे ही। देखिए जिस तरह आप जिस्म को ओवर ड्राइव में भेजते हैं, जैसे ख़वातीन जब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजरती हैं तो IVF में आप अपने ओवरीज को एक तरह से ओवर ड्राइव में भेजते हैं। उसी तरह जब आप स्टेरॉइड लेते हैं तो आप अपने पूरे सिस्टम को ना टर्बो बूस्ट दे देते हैं। अब जब वो टर्बो बूस्ट पे आपका सिस्टम रहेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो ऑर्गन नहीं मुतासिर होंगे तो क्या होगा भाई? बच्चों की स्किन पे नहीं लगाने चाहिए स्टेरॉइड। मैं उस दिन कहीं पढ़ रही थी कि जिन बच्चों की छोटी उम्र से आप लोग स्टेरॉइड वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं, उनको आगे जाके हार्ट इश्यूज और लिवर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उनको स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होती हैं। अब उसमें जब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं तो फिर मैं एक ख़ास स्ट्रेटजीज इनके लिए बनाता हूँ कि अगर ओरल या मुंह से या इंजेक्टेबल अवॉइड हो सकें तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए। इसी तरह फिर टॉपिकल अगर लगाने हैं स्किन के ऊपर क्रीम्स की सूरत में, तो वो क्रीम्स लगाई जाएं जिनके अंदर क्वांटिटी या अवेलेबिलिटी स्टेरॉइड्स की बहुत कम है, या फिर वो लगाई जाएं जिनको साथ मिक्स करके हम उनको हल्का या डिल्यूट कर सकें, तो फिर हमें अचीवमेंट। अगेन डॉक्टर बताएगा, क्योंकि उन्होंने देखना है, उन्होंने कहना है हाँ इससे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है बट ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, थोड़ा सा हम इसकी डोज कम कर देते हैं। नहीं, ये तो कुछ इनको फ़र्क ही नहीं पड़ा, दवाई चेंज करनी है या इसी की डोज बढ़ानी है। बट व्यूअर्स डॉक्टर के पास, और ये इसके फॉलोअप्स कितने हैं? अब इसमें जो अगर ये लोग खुद मतलब अगर करना चाहें तो ये करना चाहिए, इनको ये जो करना चाहिए वो सबसे पहले ये करना चाहिए कि इसकी लुक आफ्टर करें, इसको क्लीन रखें, जो इरिटेंट सोप्स हैं वो यूज़ ना करें। ये तो चूँकि घर में कर सकते हैं ना आराम से,
कि उसको क्लेंजिंग अच्छी तरह से कर लें। फिर ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, सर में भी जिस्म पे भी ऑयलिंग इज़ नॉट टू बी डन। लोग तो बहुत ज्यादा कहते हैं जी हमें तो, वो खुश्की सी बनती है ना, तो लोग समझते हैं कि वो ऑयल करने से खुश्की खत्म हो जाए और उसकी शक्ल जरा बेहतर हो जाती है ना, वो फिर सिर्फ लाल रह जाता है, फिर वो सफेद लाल ग्रे नहीं होता। यस, उसके ऊपर चूंकि एक वो कोटिंग दे देती है, एक मतलब समझ लें अगेंस्ट एंटी परस्पायरेंट कोटिंग आ जाती है ऑयल की, तो वो भी प्रॉब्लम करेगी उसमें बेहतर है कि ऑयल ना करें। उसमें कुछ क्रीम्स हमारी होती हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं बीमारी के मुताबिक, वो लगानी जो मॉइस्चराइज भी कर देंगी और आपका मसला भी हल कर देंगी। अब ये करने से जब ये थोड़ा सा ऑयलिंग और इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं तो खुदा न खास्ता तो फिर उसमें खास किस्म की वो पस वाले दाने बनने शुरू हो जाते हैं, पस्ट्यूल्स जो बनते हैं, exactly, उस पे बात तो जरूर करना, क्योंकि पस्ट्यूलर फिर उसको कहते हैं, वो शक्ल ही बदल जाती है। क्योंकि मैं वही कहने लगी थी कि फोड़े, सॉरी गंदे वर्ड्स हैं बट क्या करूं, जो बट बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जो गुजर रहे हैं उनके लिए हमने आसानी पैदा करनी है। तो अगर बोलने में हमें अजीब लग रहा है तो सोचे जो इंसान पस वाले, जिस तरह बच्चियों को या लड़कों को जब एक्नी हो जाती है टीन्स में, तो वो कितने तंग होते हैं, वो घरों से निकलना छोड़ देते हैं, कमरों में अपने आप को बंद कर लेते हैं कि मुंह पे पस वाले दाने निकल आए। तो जिस इंसान के पूरे जिस्म पे पस वाले दाने निकलेंगे वो कितनी तकलीफ में होगा। और ये तो तकलीफ भी होगा नॉर्मल वाले सोराइसिस से ज्यादा। वेरी राइट, क्योंकि दो बीमारियां इकट्ठी होगी ना, पहले बीमारी एक चल रही थी, अब उसके अंदर दाने निकल आए, तो फिर उसका इलाज तो उससे बेहतर होता है कि फर्स्ट स्टेज में जब ये स्टार्ट होती है तो उस वक्त से ही बंदा अपना रिलेशन रखे किसी अच्छे डॉक्टर के साथ, उसके साथ जाके उसको दिखाए, उसके साथ रेगुलर फॉलोअप्स रखे, स्किन को क्लीन अप रखें, हेल्दी डाइट, विटामिन्स का इस्तेमाल, तो ये चीज़ें फिर सारी, चलो बीमारी को अगर ख़त्म नहीं कर रहे तो कंट्रोल तो करें ना, हम दूसरा फेज़ भी ख़त्म कर दें। अच्छा, मैं हल्की सी एक गूगली फेंकने लगी हूँ आपकी डायरेक्शन में। शिंगल्स में, जिसको हम हर्पीज ज़ोस्टर कहते हैं, आप जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो फिजिकली तो साउंड कर रहा है कि वो इससे भी कंफ्यूज हो सकता है। शिंगल्स देखें अगेन आके चला जाता है लेकिन रिकर कर सकता है। हाँ, रिकर कर सकता है, और वो भी ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून नहीं, एक्चुअली वो ऑटो इम्यून नहीं, वो अगर आपको बचपन में ना चिकन पॉक्स हुए हो तो वो आगे जाके वायरस इन्फेक्शन है ना। अच्छा, वो उसका होता है कि खास किस्म की किसी एक नर्व में होगा, उसकी रूट में वो वायरस बैठा हुआ है, तो जहाँ जहाँ वो रूट जाती है, वो फेस पे भी हो सकती है, किसी जगह पे भी, उस नस के या नर्व के साथ साथ दाने निकल आते हैं। अच्छा। और वो दाने बड़े क्लियर कट बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे ड्यू ड्रॉप्स, नहीं सुबह सुबह फूल की पत्ती के ऊपर या इस तरह करके, छोटे छोटे पानी के दाने नहीं बने होते, वो जो पानी के दाने नहीं बन जाते सर्दियों में, बिल्कुल पानी ऐसे लगता है, ऐसे जैसे पानी पड़ा है। और उनमें सबसे, हाँ ओस, एग्जैक्टली, उसमें सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो बर्निंग सेंसेशन होती है, वो सेंसरी एरिया में होते हैं और जलन होती है इतनी ज्यादा, और वो लगती है exactly. वो एक से दूसरे को लगती है। हाँ। क्योंकि हमारी एक बुजुर्ग रिलेटिव, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनको हर्पीज ज़ोस्टर मतलब ये शिंगल्स हो गया, क्योंकि उनको बचपन में चिकन पॉक्स भी नहीं हुए थे, शायद उनको इम्यूनाइज भी नहीं किया गया था। उस ज़माने में कहा करते थे 75-80 ईयर्स उनकी एज, 75। मुझे याद है कि मैं उनके पास कुछ दिन रहने के लिए गई तो उन्होंने कहा मुझे मिलना मत, मुझे शिंगल्स हुए हुए। खैर मैंने थोड़ा उस पर डॉक्टर्स को फ़ोन करके रिसर्च की, तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि जब आपने उनकी जो जहाँ पे हैं उनको तकलीफ, वहाँ पे आपने जब दवाई लगानी है तो ग्लव्स पहन के लगानी है। ग्लव्स उतारने के बाद फौरन अपने हाथों को धो के, दोनों तरफ का फायदा है ना, क्योंकि हमारे जरासीम भी तो उसके, अब देखें उनकी स्किन खराब है, हमारी स्किन हेल्दी है, लेकिन हमारी हेल्दी स्किन के ऊपर भी जर्म्स तो है ना। लेकिन डॉक्टर साहब, तो ये भी ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन मैं जब उनको दवाई लगाती थी ना, लिटरली अल्लाह की कसम मैं हवा में हाथ चलाती थी, मैं उनके तो दवाई होती थी, उनकी स्किन होती थी, मैं दवाई लगाती थी, मैं स्किन को टच नहीं करती थी, और वो चीखती हूँ, और वो फिर भी चीखती थी। तो क्या सोराइसिस में भी चीखें निकलती? नहीं, ऐसा नहीं है। सोराइसिस में चूंकि इतना वो पेन और वो वाली तकलीफ नहीं है, इचिंग जरूर होती है। इचिंग होती है, और वो जब जख्म फट जाता है ना, उस वक्त फिर चूंकि सुपरएडेड इन्फेक्शंस वो हो रही होती हैं। फिर पर्टिकुलरली इसमें अगर सोरेटिक आर्थराइटिस साथ में हो गया है, जॉइंट्स इन्वॉल्व हो गए, वो दे आर वेरी पेनफुल, उसमें फिर स्वेलिंग्स, पेन। तो डॉक्टर फिर ऐसा बंदा एक्सरसाइज कैसे करे, जिंदगी कैसे जिए? देखिए, आई नीड टू नो, बिकॉज अब हमारे एक कॉलीग ही हैं मीडिया के, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहूँगी क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है, हमारे एक मेल एक्टर वेल नोन, उनको सोराइसिस है, था तो नहीं है, और उनका कराची में बड़ा फ्लेयर अप हो जाता है। तो आपको पता है मुझे मेडिकल चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो मैंने उससे पूरी बैठ के डिस्कशन की, एंड ही टोल्ड मी दैट जुगन, आई कांट टेल यू कि मेरे हाथ पे अगर सोराइसिस हुआ हो और मैं अगर आगे हाथ बढ़ाता हूँ हाथ मिलाने के लिए, तो लोग ऐसे कर लेते हैं। बात ठीक है, जबकि लगती नहीं है एक दूसरे से। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात ठीक है। और जब उनके रिश्ते की, और मतलब वो उनकी मदर जब रिश्ता देख रही थी, तो सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था कि जो भी देखता था और उनका फ्लेयर अप बार बार कर जाता था हाथों पे, पाँव पे, तो रिश्ते में भी बड़े लेट उनकी जाके शादी हुई। एग्जैक्टली। सोराइसिस के साथ डायरेक्टली भी बीमारी की वजह से भी स्ट्रेस ऐड होती है,
और फिर दूसरा इनसेंसिबली सोसाइटी की वजह से भी स्ट्रेस ऐड आप बार बार स्ट्रेस और एंजाइटी क्यों रेज कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं, बीमारी वाली चीजों से ज्यादा बार बार स्ट्रेस एग्जैक्टली क्यों? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, देखें उस बीमारी उतना हमें नुकसान नहीं दे रही होती जितना हमें ये चीज़ें नुकसान दे रही होती हैं, और बीमारी उतनी डैमेजिंग नहीं होती। जैसे देखें ना, बहुत सारे बीमारियाँ, जैसे कैंसर की बात कर लेते, अब कैंसर उतना शायद मतलब ज़ाहिर वो तो टाइम के साथ ही प्रॉब्लम करेगा ना, लेकिन जो एनजाइटी एंड स्ट्रेस है वो तो अभी से डैमेज कर रही है। और एक चीज़ जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है या काबू नहीं कर सकते, वो एक मतलब समझ, हम उसको कहते हैं इट्स नॉट ट्रीटेबल। तो जो चीज़ें हमारे बस में हैं वो तो हम कर सकते हैं ना, वी कैन कोप आवर सेल्फ, हम अपनी बॉडी को मैनेज कर सकते हैं, हम उसके साथ कॉम्बैट कर सकते हैं, जितना हो सकता है कि हम इसका मुकाबला तो करें। तो हम एकदम से वो गिरा के बैठ जाते हैं कि अच्छा ठीक है अब तो ये तो ट्रीट ही नहीं होनी, तो बीमारी को और बढ़ने के चांस मिल जाते हैं। प्रेग्नेंट खवातीन, जी, मेरी एक कज़न का प्रेगनेंसी में सोराइसिस निकल आया, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन हर 5th मंथ। एक्चुअली तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बेचारी डायबिटिक भी हो गई थी, उसका ब्लड प्रेशर का भी इशू हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी प्रेगनेंसी सुकून से तो नहीं निकली, लेकिन बड़ी मुश्किल तकलीफ से गुजरी। उसको सोराइसिस हो गया, प्रेगनेंसी में कैसे सोराइसिस हो गया? प्रेगनेंसी में बाकी बॉडी तो सेम ही है, और फिर इलाज, और हाँ उसमें ये होता है कि जो ट्रीटमेंट्स हम कर रहे होते हैं इसमें फिर यूजुअली हम खाने वाली दवाइयाँ नहीं देते। मैं वही कहने लगी ना डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी में तो आप एंटीबायोटिक भी नहीं ले सकते। लिमिट आ गया ना, क्योंकि कैटेगरी ए बी सी हम दवाइयों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं प्रेगनेंसी में, और कैटेगरी ए वो होते हैं जो हम सेफली ले सकते हैं, कैटेगरी बी हैं जो कि बहुत कॉशन के साथ या बहुत ज़रूरी हो एसेंशियलिटी में हम ले सकते हैं, सी होती हैं जो हार्मफुल हैं बच्चे के लिए भी, तो हम कहते हैं कि ये तो दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें। अब कैटेगरी ए वाली दवाइयों में हम करते हैं कि बहुत सेफ प्ले करें और टॉपिकली दें, जो लगाने के लिए क्रीम्स हों, ताकि वो बेबी को तो कम से कम नुकसान ना हो। मेरा बेसिकली मेन पॉइंट ये था कि अगर किसी खातून को प्रेगनेंसी में भी हो जाता है सोराइसिस, जैसे कि, लेकिन अब सोराइसिस का इलाज जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करेगी, ट्रू, वो या तो डर्मेटोलॉजिस्ट करेगा या प्लास्टिक सर्जन करेगा या जिसका ये फील्ड है। बिल्कुल ठीक। तो अक्सर प्रेगनेंसी में आप सुनेंगे कि जिस तरह मुझे याद है मेरे मुंह पे छाइयाँ पड़ गई थी नूर की प्रेगनेंसी में, मुझे गाइड किया गया फ्रॉम द डॉक्टर के जी आपने कुछ नहीं कराना, अभी एक दफ़ा बच्चा हो जाए उसके बाद। कुछ टॉपिकल चीज़ें ऐसी थी जो मैं लगा सकती थी। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मेरा सिर्फ ये एक होता है कि अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर इस तरह की चीज़ देखता है तो फिर राइट डॉक्टर के पास आगे कम से कम मशवरा तो ले लेना। अब उसमें कहीं और भिजवा दें ताकि ट्रीटमेंट, जैसे सर्जन से अगर मशवरा करना हो तो लोग इसलिए नहीं जाते कि उसने तो जाते साथ ही ऑपरेशन कर देना, भाई ऐसा नहीं है, उसने जाके भी असेसमेंट करनी है, आपको गाइड करेगा, फिर उसके बाद डिसीजन करेंगे अभी ऑपरेशन की जरूरत भी आके नहीं है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो साबुन, शैम्पू, क्रीम में देखिए बहुत सी चीज़ें हम अपनी स्किन पे लगाते हैं, वो सोराइसिस पे उसका क्या असर होता है? ये तो आपने बता दिया कि ऑयल और ऑयली चीज़ नहीं लगानी, अलाउड नहीं है। वेरी राइट। क्रीमें वो लगानी है जो आप कह रहे हैं, बट जैसे कि अल्लाह ना करे यहाँ पे सोराइसिस हुआ हुआ है, चले ये इस बाजू पे और पीछे तक, शैम्पू सर पे तो सोराइसिस नहीं है, बिल्कुल ठीक, तो क्या मैं नॉर्मल शैम्पू से बाल शैम्पू बिल्कुल कर सकते हैं। इवन सोराइसिस में भी नॉर्मल शैम्पू से कर सकते हैं। अच्छा, सोराइसिस अगर है किसी को तो स्कैल्प को बहुत अच्छी तरह से, बल्कि वही आप वाली बात के बालों के साथ साथ जिल्द को ना भूलें, नीचे स्किन भी है, और उस ये बीमारी ही स्किन की है, बालों की तो बीमारी भी नहीं है। तो स्कैल्प को बहुत अच्छी तरह से रिंस वो करें, पहले मॉइस्चर करें, उसको गीला करें, फिर उसके बाद उसको शैम्पू करें और फिर वॉश कर दें। हमारे पास मेडिकेटेड शैम्पूज भी हम लिखते हैं। मैं यही कहने लगी थी, क्या कोई स्पेशल शैम्पू होता है? क्योंकि देखिए ना जो केमिकल वाला शैम्पू है, जो नॉर्मल आपको जिसमें पैराबेन्स भी हैं, सल्फेट्स भी हैं, तो वैसे ही नॉर्मल आपके और मेरे लिए अच्छा नहीं है। हम क्यों यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि ऑर्गेनिक नेचुरल शैम्पूज की तरफ जाएं, नेचुरल स्किन की चीज़ों की तरफ जाएं? क्योंकि जो स्किन पे देखिए, जिस्म आपका, स्किन आपका सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गन है। जब आप उस स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ लगाएंगे वो फ़ौरन आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होती है, इसीलिए तो आप स्किन पे लगाते हैं। तो अब्जॉर्ब होगी तो जाएगी कहाँ? आपके सिस्टम में ही जाएगी। इसीलिए आई एम सॉरी, मेरा तो ये बिलीफ है, आई एम नॉट अ डॉक्टर, के कैंसर के बढ़ने के एक तो स्ट्रेस और एंजाइटी, द सेकंड बिग रीजन इज हम अपने ऊपर क्या लगा रहे हैं, खा क्या रहे हैं, वो सेकेंडरी है। आप तो बच्चों के ऊपर टैल्कम पाउडर डाल देते थे, जिससे कितने बच्चों के स्किन के रैशेज और वो इस तरह के वो सारे ऊपर वो क्रैटर सब बन जाता था। टैल्कम पाउडर तो लगाना ही नहीं है आपने बच्चों को, वो कितना प्रॉब्लम करता था। उसका बेहतरीन ऑप्शन है कॉर्नफ्लावर। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने ये चीजें करनी है तो उसके आपके नेचुरल ऑप्शंस हैं। डॉक्टर साहब, एंड में आपका पैगाम? उसमें मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि आपने ये इस बीमारी से डरना नहीं है, आपने ये समझना है कि ये बीमारी जानलेवा नहीं है,
लेकिन ये बीमारी को जब पता लग जाए तो हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम स्लो डाउन तो कर सकते हैं, लेकिन वो स्लो डाउन आपने घर पे नहीं करना, वो ज़ाहिर एक्सपर्ट के पास आपने आना है, तो फिर आपको उसका सलूशन मिलना है। फिर तीसरा यह है कि घर पे कोई जो इसके टोटके शोटके या जो रेमेडीज़ नहीं हैं वो आप बिल्कुल उससे अवॉइड करें। और ये चीज़ें छोटी छोटी जो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने वाली होती हैं, विटामिन्स हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक है, या आपकी अच्छी गुड स्लीप है, लॉट ऑफ हाइड्रेशन है, ये 12 मंथ्स में आपने इसको करते रहना है। डॉक्टर साहब, मैंने आपको जवाब ही नहीं देने दिया। क्या ऐसे लोग जिनको सोराइसिस है, क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल। जिम जा सकते हैं? पसीना वगैरह तो नहीं खराब क्यों नहीं करनी अच्छा, चाहिए? बस ठीक है। हर सूरत में करें। क्योंकि अगर आपने ना कहा होता तो मैंने कहता सोराइसिस को साइड पे कर दें, एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट। हर सूरत में एक्सरसाइज करें। छोटी सी ब्रेक की तरफ हमने अब जाना है और आपको भी थैंक यू कहना है, तो थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और आपके साथ ना ऑनेस्टली जब मैं बैठती हूँ तो मुझे जेन्युइनली लगता है कि जैसे मुझे मुफ्त का ना किसी यूनिवर्सिटी में क्लास अटेंड करने का मौका मिला है। फ़र्क ये है कि 3 घंटे की क्लास का मुझे हाफ एन आवर के अंदर अंदर आपने। डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये मुझे पता है कि आप जब आते हैं प्रोग्राम पे, और आप जैसे और भी जो भले डॉक्टर हमारे प्रोग्राम पे आते हैं, आप लोग वैसे ही फी सबीलिल्लाह आते हैं, कौन सा आप लोग किसी उस चीज़ के लिए आते हैं, आप तो हमारी आवाम को गाइड करने के लिए आते हैं। सो व्यूअर्स, जब इतने अच्छे अच्छे और पॉजिटिव लोग आके हमें इतनी बेहतरीन गाइडेंस देते हैं, तो प्लीज़ अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जहाँ पे आपको ज़रा सा भी डाउट हो रहा है कि इनको सोराइसिस है, प्लीज़ प्रॉपर मुस्तनिद डॉक्टर के पास लेके जाएं और प्रॉपर इलाज करें। नीम हकीम ना बने, और अगर कोई देसी टोटका ट्राई करना भी है तो अपने डॉक्टर से शेयर करें कि डॉक्टर साहब ये वाली चीज़ हमारी खाला कह रही थी कि कर लें, करने वाली होगी कहेंगे यस, नहीं करने वाली होगी आपको मना कर देंगे। छोटी सी ब्रेक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अभी किचन में भी नज़र डालनी है, और हाउ टू बी हैप्पी, खुश होने का क्या तो तरीका है। सोराइसिस अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन से हो रहा है तो फ़ौरन हम लोग ज़रा नुस्खा ढूंढते हैं खुश रहने का, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में बड़े ही मुश्किल नाम वाली मुर्गी बन रही थी। जी शेफ़। जुगन, हमने आज बनाया है चिकन बर्रा, और इसको हमने मुगलई डिश को बड़े अच्छे से बनाया। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और आपने इसके फीडबैक से मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा तो बनना ही था, आधा काम तो मैंने किया। ये तो है। चलो, थैंक यू सो मच मेरी जान। ब्लेस यू, इट लुक्स लवली एंड योर प्रेजेंटेशन इज़ ऑलवेज ब्रिलियंट। थैंक यू मेरी जान। थैंक यू सो मच। अच्छा व्यूअर्स, अभी ब्रेक से पहले जैसे कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने एक बात शेयर की कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस, और एक दफ़ा नहीं, उन्होंने कोई 6-7 दफ़ा ये बात कही कि अगर आपकी ज़िंदगी में एंग्जाइटी ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, आप डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार रहते हैं, यानी कि अगर हम इसको ट्रांसलेट करें हैप्पी या अनहैप्पी में, कि आप हैप्पी नहीं रहते, तो आपको सोराइसिस जो है होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपका सोराइसिस बिगड़ भी जाएगा। ये सिर्फ सोराइसिस से बात नहीं कनेक्ट होती व्यूअर्स, ये बात हर बीमारी से कनेक्टेड है। जैसे ही आप जाते हैं कैंसर का इलाज कराने के लिए, सबसे पहली बात डॉक्टर क्या कहता है, आपने स्ट्रेस नहीं लेनी। हार्ट का प्रॉब्लम है, आपने स्ट्रेस नहीं लेनी। डायबिटीज़ है, आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, आपने टेंशन कम करनी है। क्यों कहते हैं? यानी कि ये जो हमारे कानों के बीच में ग्रे मैटर है, इसको भी सेटल्ड रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ 2 बहुत ब्रिलियंट लोग हैं जो हमें खुश रहने का तरीका बताएंगे। अब इनके पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई और पूरी दुनिया के पास नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन इनका दावा ये है कि हम आज आपको बताएंगे हाउ टू बी हैप्पी, खुश रहने का क्या तरीका है, या कम से कम अगर टेंशन 100 पे है तो उसको 70 पे या 60 पे कैसे लेके आ सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ पीक पे चल रही होती है, फिर आपको भी पता है उसके बाद कोई जिस्मानी नुकसान ही होता है। सो हमारे साथ हैं अली मुर्तज़ा, ब्रिलियंट पर्सन, एंटरप्रेन्योर भी हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच भी हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। और क्योंकि इनका इतना काम कॉर्पोरेट सेक्टर में एंड प्राइवेटली भी चलता है, तो इनका बहुत एक्सपोजर है उन लोगों से जो हाई स्ट्रेस जॉब्स में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। एंड देन वी हैव विद अस साहिबा अहमद। अब आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो हैं, साथ में सहेली भी हैं, और बड़ी देर बाद हमारी मुलाकात हो रही है आज। कैसी हो मेरी जान? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप दोनों की जो सबसे पहली बात मैंने नोट की, स्माइलिंग फेसेस, पॉजिटिव एनर्जी, इसका कितना अमल दखल होता है हमारी लाइफ के अंदर, कि हम किस एनर्जी के साथ लोगों को मिलते हैं? शुरू उससे करते हैं बात। जी मैम। बिल्कुल ठीक। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले हमारा जो
फिज़िकल अपीयरेंस है, दैट मैटर्स द मोस्ट। क्योंकि जिस तरह से हम अपने आप को दिखाते हैं, हम उस तरह से फील भी करने शुरू कर देते हैं। जिस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एक्टिविटी जब तक करते नहीं हैं, हमें उसका तब तक फ़ायदा हो ही नहीं सकता। तो जब तक हम स्माइल करेंगे ही नहीं, तो हमें हैप्पीनेस फील कैसे होगी? तो दिस लेकिन आई एम कमिंग टू अली नाउ। अली, मुझे ये बताइए, अगर खुश होने का दिल ही नहीं चाह रहा, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, तबीयत भी ख़राब है, इर्द गिर्द भी मसले हैं, पैसे भी नहीं है, किराया तक देने का नहीं, किस तरह बंदा स्माइल करे? जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कोटेशन से मैं अपने जवाब का शुरू करना चाहूँगा। वो ये कहते हैं कि सक्सेस और हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग दैट यू परस्यू, हैप्पीनेस इज़ समथिंग दैट यू अट्रैक्ट बाय बिकमिंग एन अट्रैक्टिव पर्सन। देखिए जी, ये 100% स्टेट ऑफ द माइंड है। ये जो खुशी है, ये जो हैप्पीनेस है, जिसको हम समझते हैं कि जिसका ताल्लुक एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत है, लोगों से बहुत है, ये एक्चुअली हमारा अंदरूनी मसला है। और ये मेरी खुशी मेरा मसला है, मेरी खुशी किसी और का मसला नहीं है। आपने बात की स्माइल की, तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँगा कि स्माइल भी दो किस्म की होती है। एक रियल स्माइल होती है और एक फेक स्माइल होती है। रियल स्माइल जो होती है उसको हम द डूशैन स्माइल भी कहते हैं, जिसके अंदर आपकी आंखों के कॉर्नर्स के ऊपर कुछ रिंकल्स पड़ते हैं और वहाँ से पता लगता है कि ये स्माइल और सच्ची एक है। आंख में चमक आ जाती है। और एक आंख में चमक आ जाती है, नींद की कैफियत आपके ऊपर तारी हो जाती है। जब मैं कहता हूँ कि स्टेट ऑफ द माइंड है, तो ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि द माइंड डज नॉट रिजाइड इन द ब्रेन। अच्छा, ये अभी रिसेंटली ये चीज़ दरियाफ्त हुई है। पहले हमें भी ये नहीं पता था, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट, हमें नहीं पता था कि हमारा माइंड हमारे दिमाग में नहीं होता। हम यही समझते थे कि हमारा माइंड हमारे दिमाग में होता है, इसलिए हमारा दिमाग का ही ताल्लुक इसके साथ। हमारा माइंड हमारी बॉडी में होता है, इसलिए तो हम इसको माइंड कहते हैं, ये जहन है। नहीं तो माइंड एंड ब्रेन एक चीज नहीं हैगी? बिल्कुल नहीं। ले, ब्रेन जो है वो फिजिकल मैटर है। इतने सालों से ये कह रहे हैं टीवी पे, आज आप उल्टी बात कर रहे हैं, बट ठीक है अली भाई। यही तो बात है कि हम लोगों को जब तक क्लियर नहीं होता, वो कहते हैं आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम हैव सॉल्व्ड। अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। स्माइल जब आप करते हैं, जिसको हम 2 मिलीमीटर स्माइल कहते हैं या द डूशैन स्माइल कहते हैं, डूशैन स्माइल इज अ लिटिल बिट बिगर देन अ 2 मिलीमीटर स्माइल। उसे होता ये है बेसिकली कि जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज होती है, फिजियोलॉजी के साथ आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है। रॉबिन्स इसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं व्हाटएवर यू डू इन लाइफ इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% मैकेनिक्स। हम मैकेनिक्स पे तो बहुत फोकस करते हैं। हम अक्सर खुश होना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी इस बंदे के साथ मेरा ताल्लुक सही नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। जब मेरी ज़िंदगी में मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं खुश होऊंगा। चले फिर यहाँ रुक जाते हैं। खुशी है क्या, पहले ये तो समझे ना। व्हाट इज़ हैप्पीनेस? जी मैम। खुशी जो है उसके इफ़ आई गो, हर बंदे की अपनी एक डेफिनेशन होती है, बट मैं एक फ्रॉम माहिर नफ्सियात पॉइंट ऑफ व्यू गाइडेंस चाह। हैप्पीनेस की जो है वो 4 फॉर्म्स यूजुअली होते हैं। एक तो हेडोनिक हैप्पीनेस है, जो कि बहुत सब्जेक्टिव हैप्पीनेस है। जैसे कि हमें पेन से रिलीफ हो गया है, हम किसी फेलियर से निकल आए हैं, एक टेम्परेरी एक हैप्पीनेस जो कि फ़ौरन कोई अपनी फेवरेट चीज़ मिल गई है, कोई फेवरेट फूड खा लिया है, हेडोनिक हैप्पीनेस। ठीक है, एवरी डे में हम ये 2-3 चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें एकदम से खुशी देती हैं और वो ख़त्म भी हो जाती है। इट्स लाइक अ सब्जेक्टिव एंड टेम्परेरी काइंड ऑफ हैप्पीनेस। एक है जी यूडेमोनिक हैप्पीनेस, दैट हैज़ अ डीप मीनिंग, अ डीप रूटेड हैप्पीनेस। जैसे कि इन्होंने बात की कि वो इंटरनल सेल्फ ग्रोथ है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज है कि जिसमें हम समझते हैं दैट वी हैव अचीव्ड 80% ऑफ आवर लाइफ परस्यूट्स, आवर ड्रीम्स, और फिर वो अंदर से खुशी निकलती है, एक अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक पर्सनल ग्रोथ। इसके अलावा है जी रिलेशनशिप एंड सोशल हैप्पीनेस, हमारे सोशल कनेक्शंस, बिकॉज अ ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। तो हमारे एक दूसरे के साथ कनेक्शंस, हमारे कम्युनिकेशन और उनका फीडबैक और उनकी मोटिवेशन, ये हमारी कितने एक दूसरे के साथ किस तरह की हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, ये हैप्पीनेस का एक सोर्स है। और लास्ट है जी स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल परस्यूट्स ऑफ हैप्पीनेस, कि हमारा एक इनर फेथ, जैसे होता है ना कि हम बहुत अगर प्रॉब्लम में हो, पाकिस्तानी कौम का एक बहुत मेन एक पॉजिटिव एक वे आउट है खुश होने का कि वो अल्लाह ताला पे बहुत यकीन रखते हैं कि अल्लाह ठीक कर देंगे, अल्लाह इसको इस तरह, ये एक इनर फेथ है। दिस गिव्स देम हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस। तो ये 4 परस्यूट्स ऑफ मेन हैप्पीनेस हैं जो हम यूजुअली, जिसको हम अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफ़ा ये बात कही गई थी कि अगर आप नमाज बाकायदगी से पढ़ें, इबादत की तरफ अगर आपका रुझान है, देखें कोई भी किसी को नहीं कह सकता कि आप ये करें, आप वो करें। माँ बाप आपको कह सकते हैं कि बेटा नमाज़ पढ़ें, वो भी एक पॉइंट के बाद
नहीं कहते या रुक जाते हैं, बिकॉज आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बात बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने को कि बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए। मैं इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज अली आपने भी देखा होगा कि बात बड़ी वायरल हुई थी कि किसी ने कह दिया कि भाई नमाज पढ़ने से डिप्रेशन एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है। 1+1 इस केस में इज़ नॉट 2। ये हिसाब ज़रा मुख्तलिफ है। आप जिस तरफ इंक्लाइंड है उस तरफ माहिर नफ्सियात आपको गाइड करेंगे ताकि आपको उस जगह उस तरीके से सुकून मिले। राइट के रॉन्ग है? जी बिल्कुल। आप तो मिसअंडरस्टैंड ना कि मैंने इसलिए आपकी बात की क्लैरिफिकेशन की कि कल इसी वीडियो इस पार्ट को वायरल कर देंगे कि देखा उन्होंने तो कहा है कि जो मजहबी होते हैं तो वो, और मज़हब बाय द वे सिर्फ इस्लाम नहीं है, बहुत से मज़हब एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो शायद आपको चर्च में जाके सुकून मिलता है। फेथ की बात हो रही है, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। जी सर। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए ताकि लोगों को एक्चुअली पता लग जाए कि हैप्पीनेस है क्या दरअसल। देखिए जो खुशी है ना, ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन इन द ब्रेन है। हमारे ब्रेन के अंदर ना कुछ तकरीबन 17 केमिकल्स होते हैं। बॉडी में तो सैकड़ों केमिकल्स होते हैं, ब्रेन में हमारे 17 केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं। उन 17 केमिकल्स वो करते ये हैं कि आपस में जब वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से वो अराउंड 256 मूड्स बनाते हैं, तकरीबन 250 के करीब मूड्स बनते हैं, जिनमें से खुशी भी एक है। खुशी के 4 केमिकल है सिर्फ, जिनको हम कलेक्टिवली डोज के नाम से भी जानते हैं। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स। ये जो 4 केमिकल्स हैं इनको रिलीज़ करना बहुत आसान है। जैसे आपने बोला कि अगर कोई इंसान किसी को सिर्फ कुछ नहीं करता अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ 2 मिलीमीटर स्माइल अपने मुंह पे रख लेता है, तो वो स्माइल इवेंचुअली उसकी साइकोलॉजी को चेंज कर देगी। This is how we are all born. This is what human beings are basically. We're not human beings, we're chemical beings. अब देखो ना फिजिकल की मैं ज़रूर बात करूँगी बिकॉज मेरा अपना, मैं एक बहुत डार्क होल में जाना शुरू हो गई थी द पास्ट कपल ऑफ, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मुझसे एक्सरसाइज नहीं हो रही थी बिकॉज मेरी कमर टूटी। उसके बाद मैं इतना डर गई कि मैंने बाहर आउट वॉक भी करती थी साइकिल में। उतना बंदा घबरा जाता है कि यार शायद मैं इतनी जवान नहीं हूँ जितना मैं सोच रही थी, क्योंकि चीज़ों को ही तो खैर मैंने सुबह वॉक करनी शुरू कर दी कोई 2 महीने पहले। आई कांट टेल यू, सुबह जब बंदा एक्सरसाइज करता है एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, डोपामीन आपके सिस्टम में रिलीज होती है, उससे आपका पूरा दिन पॉजिटिव हो जाता है। फिजिकल अमल से भी आप खुशी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। मजीद क्या तरीके हैं मैम आपकी तरफ? एंड देन बैक टू यू सर। हाँ, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, आपने बहुत अच्छी बात की दैट कि आप एक होल में जब होते हैं तो नो वन टेक्स यू आउट फ्रॉम दैट होल बट यू कैन। और जब हम अपने आप को होपलेस समझना शुरू हो जाते हैं ना, दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ये आपकी असल में सबसे पहली डिफीट है टुवर्ड्स योर सेल्फ। देखिए जब तक ये बहुत ही एक मेजर पॉइंट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम हैप्पीनेस को हमेशा एक्सटर्नली क्यों ढूंढ रहे होते हैं, दैट कि कोई बाहर से आके कोई खुशी का कोई मैजिक हो जाए और मैं खुश हो जाऊंगी। ये ये चीज़ें कि मुझे अगर मेरे हस्बैंड गाड़ी ले देंगे, लो जी गाड़ी आ गई, फिर पेट्रोल 4 दिन के बाद फिर आप डिप्रेशन में, फिर पेट्रोल आपको इरिटेट करिए। ये वही है ना, ये हेडोनिक हैप्पीनेस है, सब्जेक्टिव। अभी व्यूअर्स हम रेगुलर लोगों की बात कर रहे हैं जिनको डायग्नोज्ड एंग्जाइटी, जनरलाइज एंग्जाइटी का प्रॉब्लम नहीं है या जिनको डायग्नोज्ड डिप्रेशन नहीं है। अभी हम इस पे भी पूछेंगे कि अगर किसी को डायग्नोज्ड एंग्जाइटी या डिप्रेशन है तो उसका फिर क्या रद्द-ए-अमल ऐसे इंसान को करना चाहिए। अभी हम बात करें उन लोगों की जो कभी एंग्शियस हो जाते हैं और कभी डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो बट दे नीड टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन अ मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ जो कि उनकी अपनी पर्सनल। अब देखिए जैसे अगर मैं आपको 2-4 एक्टिविटीज़ बता देती हूँ कि इस एक्टिविटी से आप खुश हो जाएंगी, तो आप कहेंगे कि ये इतनी खुशी वाली मुझे एक्टिविटीज़ नहीं है मेरे लिए, बिकॉज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। किसी की खुशी किसी चीज़ में, किसी की किसी और चीज़ में। इवन मतलब हम लोग इवन सेम कलर्स को भी लाइक नहीं करते, वी हैव डिफरेंट चॉइसेस। तो यू कैन ओरिजिनेट इनवर्डली कि मुझे क्या पसंद है और मैं क्या कर सकता हूँ। मेक अ लिस्ट ऑफ इट, उन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाए कि दीज आर, अब उसमें से फिर उसको स्क्रूटनाइज करें कि ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ और ये अभी नहीं कर सकता, ये कुछ अर्से बाद आई कैन। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी तो लाइफ में होती हैं ना अली, जैसे कि हम लोग ज़िंदगी में, मैंने सोचा कि जी मैं हर रोज़ जो है वो 1.5 घंटे के लिए गुलबर्ग में एक जिम है वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करूँगी। मुझे पता है मैं हर रोज़ 1.5 घंटे के लिए ये एक्टिविटी नहीं कर सकती, मैं दूर रहती हूँ। मुझे 45 मिनट आने 45 मिनट जाने, वो 1.5 घंटा, तो मैं तो 3 घंटे की ज़िंदगी के किस तरह तो चीज़ वो करें। मैंने क्यों वॉक का इंतखाब किया, वॉक एंड रन का? मैं सुबह 6 बजे अपने डॉग्स को लेके निकलती हूँ, चारों डॉग्स को वॉक करा देती हूँ, 15 मिनट ईच डॉग को मैं स्पेसिफाइड टाइम देती हूँ, उनके साथ 10 मिनट खेलती हूँ, एक दफ़ा चारों के साथ अंदर चली जाती हूँ,
पेट्स के साथ भी खुशी मिल गई, वॉक भी कर ली, दिन ऐसा पॉजिटिव स्टार्ट होता है कि मैं बता नहीं सकती। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर खुशी के लिए है कि आप ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाएं अपनी, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, शुक्रगुजारी। एग्जैक्टली। अगर हम ग्रेटफुल नहीं होंगे, ये ऐसे कि जैसे जो हम सिर्फ फोकस उन चीज़ों पे रखते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो फिर वो तो हमें एंशियस ही करेंगी ना, वो तो हमें डिस्ट्रेस ही करेंगी ना, परेशान करेंगी। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस कि आई एम रियली हैप्पी कि मेरे पास ये अचीवमेंट है, तो इट मेक्स यू हैप्पी। तो वो एक लिस्ट थोड़ी सी रिवाइज ज़रूर करें अपने माइंड में, इससे आपको खुशी मिलती है। और फिर टू डू लिस्ट को फोकस कर लें कि अच्छा अभी मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। व्हाट अदर वेज? अब जैसे कि एक एग्जांपल दूंगी आपको, क्योंकि लाइफ के एक एक्सपीरियंसेस, एक खातून है जो घर में है, होम मेकर है, हर चीज़ उसकी टेक्निकली सही जा रही है, लेकिन उसको अंदर खुशी नहीं मिल रही, वो बहुत डिससेटिस्फाइड है, उसको लगता है कि मैंने क्या किया ज़िंदगी में, मैं होता है, इंसान चला जाता है। फिर एक आदमी है, वो दफ्तर में काम कर रहा है, आए दिन उसकी बॉस उसकी बेइज्जती कर रहा है, कॉलीग्स भी उसकी टांग खींच रहे हैं। देखिए, स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं, सिचुएशनली अपने आप को किस तरह इन मामलात से निकालें, अपने माइंड को कैसे सीधा करें। देखिए, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। हम जब तक सिचुएशंस पे डिपेंड करेंगे, लोगों पे डिपेंड करेंगे, चीज़ों पे डिपेंड करेंगे, तो हम ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको इनिशियली भी बोला, मेरी खुशी मेरा अपना मसला है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास पैसा है कि नहीं है, मेरी शादी हुई है कि नहीं हुई, मेरे बच्चे हैं कि नहीं हैं। अगर हम लोगों पे तकिया करेंगे तो याद रखिए, लोग आपको खुश करने इस दुनिया में नहीं आए, वो अपने आप को खुश करने आए, क्योंकि हर इंसान प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर ऑपरेट करता है। अब जब बात करते हैं हम आपके लोगों के ऊपर तकिया करने की, तो मैं यहाँ पे लोगों को ये समझाता हूँ कि लोग बड़े कमाल के हैं। लोग तो आपको धोखा भी देंगे, झूठ भी बोलेंगे, आपको चीट भी करेंगे, आपको दिखाएंगे, सीधी मारेंगे उल्टी। तो उनसे आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना, बिकॉज एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्ट इज इक्वल्स टू रिग्रेट। हमने करना क्या है? बेसिकली चंद चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए। जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ, सबसे पहले डू नॉट फोकस ऑन हैप्पीनेस, प्लीज़ फोकस ऑन व्हाट कम्स इन द वे ऑफ योर हैप्पीनेस। आपकी हैप्पीनेस, क्योंकि इंसान इस दुनिया में जब आया तो बेसिकली मसले की जड़ ढूंढो, राइट, ना कि मसले पे डिस्कशन करते रहो या उसकी हल की तरफ जाओ। सबसे पहले तो उसकी जड़ ढूंढो, राइट। जब जड़ मिल जाएगी तो बाकी सारा मसला वैसे ही हल हो जाएगा। वैसे ही हल हो जाएगा। मसला तो रूट से ही शुरू होता है। मसला तो रूट, और एट द एंड ऑफ द डे हमने करना कुछ भी नहीं है, नो रॉकेट साइंस, सिर्फ 4 केमिकल्स रिलीज करने हैं। जैसे अभी मिस ने भी कहा, आपने भी बात की, डोपामिन रिलीज करनी है, ब्लैक चॉकलेट खा लें थोड़ी सी। अगर तो डायबिटीज़ नहीं है तो अगर तो डायबिटीज़ नहीं है तो नॉर्मल चॉकलेट भी थोड़ी सी खा लें। अच्छा, ऑक्सीटोसिन जो है ये ममता का केमिकल है। बच्चों से प्यार कर लें या पेट्स को कडल कर लें या आप किसी परिंदे के साथ खेल लें तो आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा। अच्छा, मर्दों में ये देखा गया कि मर्दों में ऑक्सीटोसिन नहीं पाया जाता जब तक वो बाप नहीं बनते। जब वो फादर बनते हैं तो तब उनके अंदर ऑक्सीटोसिन भी शामिल हो जाता है। इसलिए मर्द बंदे तब पुत्र तब बनता है जब वो बाप बनता है। दैट इज वेरी ट्रू। उसके बाद जब हम इंडोर्फिन्स की बात करते हैं तो इंडोर्फिन्स बेसिकली इंडोजिनस मॉर्फिन है, यानी कि अंदरूनी मंशियात है ये हमारी, जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाली हुई है। तो होता क्या है कि ये नीम की कैफियत में आपको ले जाती है और आपको मज़ा आता है। मज़ा, ह्यूमन ब्रेन इज़ हार्ड वायर्ड टू मूव अवे फ्रॉम पेन एंड टुवर्ड्स प्लेजर। ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक प्लेजर प्रिंसिपल डाला हुआ है। अगर हम इसी से ही महरूम हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी नहीं है। वो कहते हैं जिस्म का नेचुरल स्टेट नहीं है ना खुद तकलीफ में होना। अब चाहे वो इमोशनल तकलीफ हो या जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सोराइसिस की जिस्मानी तकलीफ हो, नेचुरल नहीं है। तो तकलीफ में रहना और अपने आप को तकलीफ की आदत डाल देना, ये अपनी ज़ात के साथ ज्यादती है, क्योंकि मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी। आपने अभी, ये मेरा स्लोगन बनने वाला है बाय द वे, आपका कह के बोलूंगी जी जी, कि आपने सिखाया था, लेकिन स्लोगन ये बन जाना चाहिए, मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी। आपने जैसे सोराइसिस की बात की तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि स्ट्रेस और एंजाइटी असल में है क्या। स्ट्रेस का ताल्लुक फ्यूचर से होता है, सॉरी स्ट्रेस का ताल्लुक आपके पास से होता है, एंजाइटी का ताल्लुक आपके फ्यूचर से होता है। एंजाइटी में एड्रेनलिन रिलीज होती है, स्ट्रेस में कोर्टिसोल रिलीज होती है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपकी बॉडी में हैवक बन जाता है। अच्छा, इनको रिलीज होने से रोकना है। जब रिलीज हो गए तो बाद में कुछ नहीं किया जा सकता। अब वो रोकना आपने कैसे है? अपनी माइंड डिविएटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करके। जैसे मिसाल के तौर पे इंसान के समझाने के लिए कहता हूँ कि 2 ब्रेन होते हैं, एक नॉलेज ब्रेन होता है और एक एनिमल ब्रेन होता है। नॉलेज ब्रेन हमारा जो होता है ये हमारे माथे के पीछे होता है, जो कि 2 क्रिकेट बॉल साइज जितना होता है। इसको हम प्रीफ्रंटल लोब, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, नियोकॉर्टेक्स या फ्रंटल लोब भी कहते हैं। और इसे 2.5 इंच पीछे और 2.5 इंच नीचे हमारी कानों की सीध के बीच में हमारा मैगडेलियन ब्रेन होता है, जो कि बादाम के साइज का होता है। अब सारी प्रॉब्लम की जड़, ये क्यूट सा बादाम जो है इसको बेड़ा गर्क कर देता है जी। इसको हम द पिटबुल ब्रेन भी कहते हैं। पिटबुल एक ऐसी ब्रीड ऑफ डॉग्स है जो होते बड़े छोटे हैं लेकिन उनकी साइज ऑफ फाइट उनमें बहुत बड़ा होता है।
तो ये जो हमारा दिमाग है यही हमें नाखुश रहने पे मजबूर करता है, उल्टी चीज़ों पे मजबूर करता है। एट द एंड ऑफ द डे इधर से आ जाएं, करना हमने डोपामिन रिलीज़ है, करना हमने ऑक्सीटोन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स रिलीज़ है। अब वो एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, हॉल्ट का फिनोमेना ज़रूर याद रखें अपनी ज़िंदगी में। हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड। न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखें, भूखे नहीं रहना, फाके से कोई फाका नहीं है। हंग्री एंग्री तो एक हो गया ना, हैंग्री। अब तो हैंग्री की टर्म बड़ी यूज होती है कि जब आपको भूख की वजह से गुस्सा चढ़ रहा होता है, वो एक अपनी एक लेवल की प्रॉब्लम है। और ये अक्सर उन लोगों का होता है प्रॉब्लम जिनके सिस्टम के अंदर या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के इश्यूज होते हैं या फिर आप हाइपोग्लाइसीमिक होते हैं। आपका एक्चुअली जिस्म जो है वो आपको वट चढ़ा रहा होता है, गुस्सा चढ़ा रहा होता है, और आपका मीटर आउट हो रहा होता है क्योंकि वो भूख आपके दिमाग को कह रही होती है गेट एंग्री, गेट एंग्री, गेट एंग्री, गेट एंग्री। और डिप्रेशन का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी गट के साथ है, नाखुशी का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी गट के साथ है। मेरे पास 90% लोग जो डिप्रेशन के लिए आते हैं उनका गट अपसेट होता है, एंजाइटी के भी। तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी है, जैसे मैम ने कहा, तो अपने गट को ठीक कर लें। इसको ये तो आप यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, तो आपने बेसिकली रूट कॉज को पकड़ना है। तो अवली देखें ना, हम प्रोग्राम पे, मैम आप तो जानती हैं कब से आप हमारे शो का भी हिस्सा हैं और आपके सामने भी बात होती है। हम हमेशा 3 बातें ज़रूर करते हैं। एक, अपनी खुराक को ठीक करें, नेचुरल, ऑर्गेनिक, और जितना हेल्दी की तरफ जा सकते हैं जाए। हेल्दी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पराठा खाने को दिल चाह रहा है तो आप ना खाएं, 3 ना खाएं, आधा खा लें, पोर्शन कंट्रोल कर लें। दूसरी बात हम हमेशा कहते हैं वर्जिश, और तीसरी बात पानी और नींद। ये 3 चीज़ें आप अगर अपनी सीधी कर लेंगे ना व्यूअर्स, सेहत एक दफ़ा सेट हो जाए तो दिमाग के साथ तो हम कर ही लेंगे ना डील। जॉन से वाले भी दिमाग की आप बात कर रहे हैं, माइंड की या ब्रेन की। आपने मुझे ऐसा कंफ्यूज कर दिया, मैं समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रही हूँ। बट आपने यू आर एक्चुअली, वो जो कहते हैं ना, कभी कभी चीज़ों को आपको घुमा देना पड़ता है एग्जैक्टली ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप खड़े कहाँ हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना इनसाइड द बॉक्स तो आप फंसे ही रहते हो, आउटसाइड द बॉक्स आपका दिमाग फिर सही काम करता है। सो अगर हम अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करें, आई एम गोइंग टू गिव यू बोथ 2-3 मिनट्स ईच। आप अपना पर्सपेक्टिव हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ एक्सप्लेन करते हैं एज अ मैसेज। मेरा मैसेज जो है वो सबके लिए ये होगा कि आप अपनी प्रैक्टिकल जो आपकी लाइफ है उसमें एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करने की कोशिश करें। दैट वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, everyone is going through different problems, different issues and different responsibilities. आप भी उनको रिस्पॉन्सिबली कोशिश करें कि अपनी सब एक्टिविटीज़ को फॉलो करें, और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम है जो कि हर इंसान के साथ है, उसको ओवरथिंक करने की बजाय उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उसके ढूंढें, और उसके बाद उनके ऊपर जो है वो आप काम करें, ताकि आप किसी डिस्ट्रेस में ना जाएं। डिस्ट्रेस में जाएंगे जो कि जहनी दबाव है, तो उससे आप एंजाइटी में जाएंगे। एंजाइटी में जाएंगे तो फिर चीज़ें ज़रा डिस्टर्ब ज़्यादा होती हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि आप अपने आप को बैलेंस हर तरह से, जैसे सब ने बात की, नींद का ख्याल रखना, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, अपनी हैप्पीनेस के लिए उन एक्टिविटीज़ को शामिल करना अपनी डेली लाइफ में, और प्रॉब्लम्स को साथ साथ सॉल्यूशंस करते रहना, एंड देन इंशाल्लाह यू विल बी अ हैप्पी पर्सन। थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ जहाँ पे हम डिप्रेशन एंजाइटी की बात करें, भी वो सिंपल बात है कि जिस तरह अगर अल्लाह ना करे आपको कैंसर होता है तो आप कीमोथेरेपी के लिए जाएंगे, लेकिन कीमोथेरेपी आप खुद घर पे तो नहीं करेंगे ना, आपको जाना पड़ेगा ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, वो आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाएगा, आपको गाइड करेगा। उसी तरह प्लीज़, पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है और पाकिस्तान में चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली सवियर एंजाइटी की प्रॉब्लम है, सवियर डिप्रेशन की, या इवन हल्की फुल्की डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम है, एक दफ़ा माहिर नफ्सियात से रुजू करें एंड फाइंड आउट। अगर खुदा न खास्ता प्रॉब्लम सीरियस है और उसके लिए आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो आपको साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा जाएगा और आपकी ट्रीटमेंट होगी। सो प्लीज़ व्यूअर्स, अगर जिस्म की तकलीफ़ होती है तो हम उसका फ़ौरन इलाज करा लेते हैं, बट अली आपको भी पता है कि दिमाग की बात आती है तो अगर एंग्जाइटी की दवाई भी ले रहे होते हैं तो मानते नहीं हैं। मल्टीविटामिन बता देंगे, ऊट पटांग चीज़ें बता देंगे, ये नहीं बताएंगे कि यार मुझे एंग्जाइटी के लिए ये आधी गोली लेनी है, ये एक गोली लेनी है। सो हमें नॉर्मलाइज करना है इन चीज़ों को। फाइनली हमारे आज के शो को प्लीज़ आप कंक्लूड करते हैं। जी, मैं बस मेरा मैसेज यही है कि देखें, एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने आपको बोला, मेरी खुशी मेरा मसला है, तो मैंने ही इसके बारे में कुछ करना है। छोटी छोटी बातें कहूँगा और बहुत आसान है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम पे फोकस ना करें, प्रॉब्लम के अराउंड और प्रॉब्लम के पीछे फोकस करें कि ये आपको खुश होने से चीज़ रोक कौन सी रही है। न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, गुड मूड फूड्स खाएँ, जैसे नट्स, बेरीज और लीफी वेजिटेबल्स हो गई,
हाँ जी, डार्क चॉकलेट भी इज़ अ वेरी गुड मूड फूड. बैड मूड फूड अवॉइड करें, जैसे कि फ्राइड फूड हो गए एंड स्टफ लाइक दैट, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ ये वो इनिशियली आपका मूड अच्छा करती हैं, लेकिन व्यूअर्स जैसे ही वो हजम होने के सिस्टम में जाता है तो आपका रुप करके मूड. कभी नोट किया कि अच्छा बड़ा खाना खाने के बाद घर आके डिप्रेशन होनी शुरू हो जाती दैट है, इज़ ट्रू. क्योंकि आप सिस्टम को ओवरलोड में भेज देते हैं. जी सर, सॉरी, आप बात कर रहे थे. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वर्कआउट ज़रूर करें, चाहे 15 मिनट की एक्सरसाइज करें, वॉक कर लें, डांस कर लें, स्विम कर लें. नमाज की मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि नमाज इन इटसेल्फ इज़ एन एक्सरसाइज. नमाज ज़रूर पढ़ें. नमाज पढ़ने से हमारे सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, और जो भी जिसकी जो भी इबादत है, जब वो अपनी इबादत या अपनी प्रेयर्स करते हैं तो उनका सेरोटोनिन रिलीज़ होता है. छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्माइल करें, क्योंकि स्माइल से आपकी फिजियोलॉजी एंड आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है. इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, आप कभी भी नाखुश नहीं रहेंगे. और नहीं भी दिल चाहता स्माइल करने का तो ज़बरदस्ती स्माइल करें. पता है क्या होता है, आपके दिमाग को मैसेज आता है कि मैं खुश हूँ. फेक इट टिल यू मेक इट. फेक इट टिल यू मेक इट. तो कुछ चीज़ों में तो फेक इट ना करें, लेकिन स्माइल के मामले में देखिए व्यूअर, सिंपल सी बात है, मुस्कुराहट तो एक सदका है. आप किसी की तरफ किसी दुखी या परेशान इंसान या वैसे ही गुजरते हुए मुस्कुरा दें तो उनका भी मूड अच्छा हो जाता है, आपका भी अच्छा हो जाता है जब वापस स्माइल मिलती है. सो बात यह है कि जितना अपने आप को पॉजिटिवली आगे लेके चल सकते हैं लेके चलें. और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने दोनों ने एक ही बात कही कि प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की जड़ में घुसें, उस जड़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें. अगर खुद अकेले नहीं कर पा रहे तो फ्रेंड्स फैमिली की तो सपोर्ट लें, लेकिन मुस्तनिद डॉक्टर यानी कि साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, लाइफ कोच जाएं, चेकअप करवाएं और उस हिसाब से फिर आगे अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाएं. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद गेटिंग योर इलाज डन. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जान है तो जहान है. और अगर ब्रेन की वजह से आपका जिस्म अफेक्ट हो रहा है तो फिर उसको ठीक करना भी ज़रूरी है. सो ऑलवेज रिमेंबर, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे. दुआओं में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.